अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ फंगल इन्फेक्शंस के बारे में और उनके लिए आप कौन-कौन सी एंटी फंगल ड्रग्स इस्तेमाल कर सकते हैं और बेसिकली ऑन द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। ठीक है, आप कौन-कौन सी मेडिसिन जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, या अगर आप फिजिशियन हैं, फार्मासिस्ट हैं, तो आप क्या उनको मेडिसिन जो है वो रिकमेंड कर सकते हैं पेशेंट को, किस तरह से उसका रिजीम होगा, कितनी देर के लिए इस्तेमाल करना है, किस डोज पे इस्तेमाल करना है और तरीका क्या है इस्तेमाल करने का। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें राइट मेथड नहीं पता होता क्रीम्स को यूज करने का, टैबलेट्स को यूज करने का, कि हम लोग किस तरह से किस टाइम पानी के साथ लें, खाने के साथ लें, खाली पेट लेना है, क्रीम्स को किस तरह से यूज करना है, अगर एप्लीकेटर जो है वो किस किस कंडीशन में हम वजाइनल क्रीम्स की अगर मैं बात करूँ तो एप्लीकेटर हम किस किस कंडीशन में यूज कर सकते हैं, किस कंडीशन में नहीं यूज कर सकते हैं, इन चीजों का पता होना बहुत जरूरी है ताकि हम लोग फर्दर कॉम्प्लिकेशन से बच सकें। तो ये आज का लेक्चर इसी चीज को टारगेट करेगा कि सही मेथड क्या है इन मेडिसिन को यूज करने का, इन ड्रग्स को यूज करने का और इन क्रीम्स को यूज करने का। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अगर स्टार्ट करूँ तो यहाँ पर दो बातें आती हैं फंगल इन्फेक्शन के बारे में। एक होता है क्यूटेनियस फंगल इन्फेक्शन और एक होता है सिस्टेमिक। जो क्यूटेनियस होते हैं जो मेनली आपके स्किन को अफेक्ट करेंगे, आपके म्यूकस मेम्ब्रेन्स को अफेक्ट करेंगे। ठीक है ना, वो आइदर ओरल जो म्यूकोजा उसको अफेक्ट करें या फिर वेजाइनल को एरिया को अफेक्ट करें, आपकी स्किन को अफेक्ट कर सकते हैं, आपके हेयर को, आपके टोस को, नेल्स को अफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया क्यूटेनियस इन्फेक्शन। एक आ जाता है सिस्टेमिक इन्फेक्शन जो कि आपके लंग्स को टारगेट करते हैं। मोस्टली फंगल जो होते हैं, फंगल इन्फेक्शन वो लंग्स में बहुत ज्यादा होते हैं, आपके मेनिंजेस में बहुत ज्यादा होते हैं। तो ये कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं, वो स्वेयर इन्फेक्शन होते हैं। जो क्यूटेनियस होते हैं उनके लिए हम टॉपिकल मेडिसिन दे देते हैं। ठीक है ना, टॉपिकली क्रीम्स अप्लाई की जाती हैं, इसके अलावा जेल्स इस्तेमाल की जाती हैं, ओरल म्यूकोजा के केस में ड्रॉप्स यूज किए जाते हैं। तो वो सब कुछ हम इसमें डिस्कस करेंगे कि इस चीज को कैसे इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो इस और हर क्लिनिकल पॉइंट को जो है वो फार्माकोलॉजी के साथ उसको सपोर्ट किया जाएगा। तो इसमें ये लेक्चर है, लेक्चर दोनों ही सब्जेक्ट्स को आप उसमें देखेंगे। ठीक है, फिर दूसरा जो है सिस्टेमिक इन्फेक्शन। सिस्टेमिक इन्फेक्शन क्योंकि वो स्वेयर होते हैं, वो मोस्टली उनको आप ओरल डोज जो है वो आप देते हो एंटीफंगल ड्रग्स का। सम टाइम टॉपिकल इन्फेक्शन भी स्वेयर होते हैं और वो टॉपिकल क्रीम से सॉल्व नहीं हो रहे होते, तो फिर हम उस केस में ओरल मेडिसिन भी देते हैं। तो वो इस चीज को हम दोनों को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो मोल्ड्स लाइक फंजाई वो कॉज करते हैं क्यूटेनियस इन्फेक्शन और इनको कहा जाता है डर्मेटोफाइट्स, यानी कि जो फंजाई आपके क्यूटेनियस को इन्फेक्शन क्यूटेनियस इन्फेक्शन कॉज करते हैं वो डर्मेटोफाइट्स कहलाते हैं। ठीक है, थ्री डिफरेंट टाइप ऑफ द फंजाई दैट कैन कॉज मोस्ट ऑफ द क्यूटेनियस इन्फेक्शंस कॉज करते हैं वो ट्राइकोफाइटन होते हैं, माइकोस्पोरम एंड एपिडर्मोफाइटन। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाता है हमारे पास स्क्वालिन एपोक्साइड इनहिबिटर। इसका जनरल सा बिल्कुल फार्माकोलॉजी कि ये काम क्या करता है, ये क्या करता है, स्क्वालिन एपोक्साइडेज को जो है वो इनहिबिट करता है। ठीक है, अब ये जो है इसकी वजह से क्या होता है कि जो स्क्वालिन एपोक्साइड जो कि एक आप समझ ले वन ऑफ द इंग्रेडिएंट है या वन ऑफ द सब्सटेंस है इन द फॉर्मेशन ऑफ द एल्गोस्टेरोल। एल्गोस्टेरोल क्या होते हैं, फंगल सेल मेम्ब्रेन का कंपोनेंट होता है, यानी फंगल की जो सेल मेम्ब्रेन है उसका कंपोनेंट है एल्गोस्टेरोल। और उसकी फॉर्मेशन में जो डिफरेंट कंपाउंड, डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो फॉर्म हो रहे थे उनमें से एक होता है स्क्वालिन एपोक्साइड। अब स्क्वालिन एपोक्साइड में फर्दर कन्वर्ट होना होता है एर्गोस्टेरोल में। ठीक है, सॉरी स्क्वालिन से जो है स्क्वालिन एपोक्साइड जो है वो कन्वर्ट होता है। ठीक है, किसके जरिए, स्क्वालिन एपोक्साइडेज के जरिए। लेकिन क्या होता है, स्क्वालिन एपोक्साइड इनहिबिटर्स जो है वो इस एंजाइम को इनहिबिट कर देते हैं, जिसके जरिए जो है स्क्वालिन की कंसंट्रेशन सेल में बढ़ जाती है। ठीक है, तो आपको क्लियर है कि ये बात किस स्क्वालिन से बन रहा था, स्क्वालिन एपोक्साइड किसके जरिए, स्क्वालिन एपोक्साइड डेज के जरिए। ये स्क्वालिन एपोक्साइड इनहिबिटर्स क्या करते हैं, ये इसको इनहिबिट कर देते हैं इस एंजाइम को, जिसकी वजह से स्क्वालिन का जो कंसंट्रेशन है वो सेल में बढ़ जाती है। अब ये सेल में जब बढ़ती है तो ये टॉक्सिक है। ठीक है ना, टॉक्सिक इंग्रेडिएंट है, टॉक्सिक कंपाउंड होता है, ये अपनी टॉक्सिसिटी भी कॉज करता है। नंबर वन इनके इसका ये टॉक्सिसिटी मैकेनिज्म हो गया। ठीक है, तो ये टॉक्सिसिटी कॉज कर देगा। दूसरा क्या होगा, एर्गोस्टेरॉल नहीं फॉर्म होगा। जब एर्गोस्टेरॉल नहीं फॉर्म होगा तो उनकी जो वीक सेल मेम्ब्रेन है वो फॉर्म होगी एर्गोस्टेरॉल के बगैर। ठीक है, क्योंकि एर्गोस्टेरॉल एक मेन कंपोनेंट होता है फंगल सेल मेम्ब्रेन का, जैसे इसकी प्रोटेक्शन के लिए, सेल मेम्ब्रेन की प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है, जब एर्गोस्टेरॉल नहीं होगा तो फिर क्या होगा, उसकी प्रोटेक्शन ठीक नहीं होगी, जिसकी वजह से ऑस्मोटिक प्रेशर से वो एक्सपोज हो जाएगा और उसकी डेथ हो जाती है। एक तो टॉक्सिसिटी की वजह से, दूसरा ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से। तो इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट आप समझ ड्रग्स जो इस क्लास में आता है वो है टर्बीनाफाइन। अब टर्बीनाफाइन इज एक्सटेंसिवली यूज मेडिसिन है, ओरली भी और टॉपिकली भी। इसके आपके डिफरेंट जो है वो फॉर्मुलेशन अवेलेबल है, ये टैबलेट्स में भी अवेलेबल है, स्प्रेज में अवेलेबल है, क्रीम्स में अवेलेबल है एंड लोशंस में भी अवेलेबल है। ठीक है, यानी कि इसकी इतनी ब्रॉड रेंज आती है मार्केट में।
तो अगर हम लोग देखें कि ये ड्रग ऑफ चॉइस किन इन्फेक्शंस के लिए, ये ड्रग ऑफ चॉइस है फॉर द डर्मेटोफाइट ऑन्कोमाइकोसिस के लिए, यानी कि फंगल इन्फेक्शन ऑफ नेल्स के लिए ये ड्रग ऑफ चॉइस है। ठीक है, बाकियों के लिए भी ये यूज होता है, लेकिन सबसे बेस्ट इफेक्ट क्या है, ये इसके लिए है। बेटर टॉलरेटेड है, रिक्वायर्ड प्रोलॉन्ग थेरेपी ऑफ 3 मंथ। अब प्रोलॉन्ग थेरेपी ऑफ 3 मंथ्स जो है इसकी रिक्वायर्ड होती है, जब भी आप इसको देंगे ऑरली तो 3 मंथ्स जो है वो यूजुअली रिक्वायर करता है इसका ट्रीटमेंट regime. However, consider shorter as compared to the griseofulvin, which requires 6 to 12 months. ठीक है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि griseofulvin का अगर हम लोग देखें तो वो 6 से 12 महीने की थेरेपी है। ठीक है, लेकिन terbinafine का क्या फायदा है कि ये 3 महीने की थेरेपी है अगर आप इसको ओरली देते हो, और ये टॉलरेटेड भी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये टॉलरेटेड है, मोर इफेक्टिव देन इट्राकोनाजोल एंड griseofulvin से ज्यादा ये इफेक्टिव है। ठीक हो गया। उसके बाद ओरल टर्बिनाफाइन की अगर हम लोग बात करें तो जो एक आता है आपके पास स्टीनिया केपाइटिस। स्टीनिया केपाइटिस होता है आपका फंगल इन्फेक्शन जो आपके हेड में होता है, आपके स्कैल्प में होता है, उसके लिए जो है ओरल टर्बिनाफाइन इफेक्टिव होता है। और ये टेक्टीनिया कपाइटिस के लिए मोस्टली ओरल एजेंट्स ही यूज किए जाते हैं। ये भी पॉइंट आप लोगों ने याद रखना है। किसी भी आप बीएचए एग्जाम की या एमओएच बाहर के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या लोकल एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड की पॉइंट कि टीनिया कपाइटिस के लिए आप ओरल जो है वो मेडिसिन देते हैं, क्योंकि टॉपिकल इतने इफेक्टिव नहीं होते। तो ये जितना भी लेक्चर है सारा आप एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी याद रखें कि आप लोग किसी भी टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत फायदेमंद होगा इंशाल्लाह। अगर हम लोग टॉपिकल क्रीम्स की बात करें तो ये मैंने बताया क्रीम्स में भी अवेलेबल है, सोल्यूशन में भी, जेल्स में भी, स्प्रेज में भी अवेलेबल है। वो यूज होता है टीनिया पीडिस के लिए। ठीक है ना, टीनिया पीडिस के लिए यूज हो रहा है। टीनिया कॉर्पोरिस, टीनिया पीडिस क्या है, पाँव का इन्फेक्शन, पाँव का इन्फेक्शन। ठीक हो गया। टीनिया कॉर्पोरिस आपके बॉडी का है। टीनिया क्यूरोरिस जो है वो आपके ग्रोइंस एरिया का है, जहाँ पर नमी ज्यादा होती है। ठीक है ना, आपके जो थाइड्स में जो फोल्ड्स वगैरह होते हैं वहां पर इन्फेक्शन होता है, ये सब कुछ आ जाता है। इनके लिए भी यूज होता है, यानी कि आपके लिए अगर हम लोग देखें कि टर्बीना फाइन कहाँ कहाँ पर यूज हो रहा है, तो ये नेल्स के इन्फेक्शन के लिए, आपके फुट इन्फेक्शन के लिए, आपके हेड इन्फेक्शन के लिए, यानी स्वैल्व इन्फेक्शन के लिए, आपके ट्रंक इन्फेक्शन के लिए। ठीक है, आपके ग्रोन्स एरिया में जो इन्फेक्शन हो रहा है, ठीक है ना, प्राइवेट एरियाज में जो इन्फेक्शन हो रहा है उसके लिए भी ये यूज होता है। और अगर हम लोग इसकी टॉपिकली की थेरेपी देखना तो वो 1 वीक है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें दो की पॉइंट्स पता चले कि एक तो ये ओरली अगर दिया जाएगा तो इसकी 3 मंथ्स यूजुअल थेरेपी होती है, अगर हम मैक्सिमम थेरेपी बताएं तो इसकी। ठीक है, however ये 1 वीक 2 वीक भी डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन एंड डिपेंडिंग अपॉन द साइड ऑफ द इन्फेक्शन भी जो है वो इसकी वो वेरी करेगा। अगर हम लोग टॉपिकली का बताएं तो 1 वीक यूजुअली होता है। अगर हम इसके स्पेक्ट्रम को बात करें कि स्पेक्ट्रम क्या है इसका, कौन कौन से फंगल एंटी फंगल्स को ये डील करता है, कौन कौन से फंगल जो एजेंट है उनको ये डील करता है, तो ट्राइकोफाइटन कैंडिडा इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आपके बहुत ज्यादा स्किन इन्फेक्शन में जो है वो कैंडिडा पॉजिटिव एजेंट होता है। फिर एपिडर्मोफाइटन एंड स्क्रोफुलारिएसिस। ठीक है, यूजुअल डोज वंस डेली होता है, टैबलेट का भी क्रीम का भी, लेकिन सम टाइम्स इसको ट्वाइस डेली भी जो है वो कुछ रेफरेंसेस इसको कोट करते हैं कि ये ट्वाइस डेली भी जा सकता है। लेकिन यूजुअल डोज इसका ओरली वन टैबलेट ही होती है, बेशक वो 125 मिलीग्राम हो। कोई भी पोटेंसी की, अभी मैं पोटेंसीज भी आपको बताती हूँ, प्रैक्टिकल पॉइंट्स भी होंगे मैं बताती हूँ अभी आपको। ठीक है, और अगर आप क्रीम की बात करें तो क्रीम भी यूजुअली वंस डेली ही अप्लाई की जाती है। सम टाइम लगता है, बहुत कम लिटरेचर जो है इसको कोट करते हैं कि इसको ट्वाइस भी लिया जा सकता है, मोस्टली वंस अ डे। ठीक है, उसका रीजन भी अभी हम देखते हैं कि वंस अ डे क्यों है। अगर हम काइनेटिक्स देखें तो ये ओरल टॉपिक के लिए हमें पता ही अवेलेबल है। 40% की बायोअवेलेबिलिटी है, प्रोटीन बाइंडिंग है। ये उन बच्चों के लिए जो कॉलेजी भी पॉइंट्स जो है उनको रिलेट करने में आसानी होती है, कि उनके लिए की पॉइंट्स बनाए गए हैं। रैपिडली डिफ्यूज थ्रू द डर्मिस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये रैपिडली डिफ्यूज होता है डर्मिस से। ठीक है, एंड कंसंट्रेट किया जाता है इन द लिपोफिलिक स्ट्रैटम कॉर्नियम, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये आपके डर्मिस से गुजर के लिपोफिलिक जो स्ट्रैटम कॉर्नियम है उसमें कंसंट्रेट हो जाएगा, उसमें इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, आल्सो सिक्रेटेड इन द सिबम, जो आपके बालों में जो साथ ऑयल निकलता है उसको सिबम कहा जाता है। ठीक है ना, और अचीव करता है हाई कंसंट्रेशन द हेयर फॉलिकल्स। एंड दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि ये टीना के पार्टनर्स में इसका किस तरह से रोल होगा, ये भी आपको बात समझ आ दी। इसके अलावा आपके बाजू का हाथों पे भी, पाँव पे भी बाल होते हैं, और उसके लिए भी जो है ये इफेक्टिव होता है ये। ठीक है, इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन द ब्रेस्ट फीडिंग। ठीक है, ब्रेस्ट फीडिंग में ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है, व्हाई, क्योंकि ये सीक्रेट होता है। इसके बाद अगर हम देखें तो इसके टर्मिनल हाफ लाइफ जो है वो 200 से 400 आवर्स है। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्या यही रीजन है, ठीक है ना, कि ये इसकी जो डोजेज है वो वंस डेली होती है, क्योंकि इसके हाफ लाइफ ही देखें कि 200 से 400 आवर्स है।
ठीक है? ये रिफ्लेक्ट करती है कि ये कितना स्लोली इन टिश्यू से रिलीज़ होगा, यानी अगर स्ट्रैटम कॉर्नियम में या फिर हेयर फॉलिकल में कंसंट्रेट करता है, तो ये इसकी कंसंट्रेशन के बाद आप देखें कि इसकी हाफ लाइफ वहाँ पर जो है वो कितनी बड़ी हाफ लाइफ है, ये 200 से 400 हाफ लाइफ है, ठीक है? मेटाबोलाइज्ड होता है बाय द साइटोक्रोम 450 एंजाइम्स के ज़रिए, ठीक है? और इन द रीनल और हेपेटिक इम्पेयरमेंट में जो है ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है बिल्कुल, ठीक है? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम लोग इसकी एडीआरस की बात करें तो ये जीआईटी डिस्टर्बेंसेस कॉज़ करता है, हेडेक कॉज़ करता है, रैशेस कॉज़ कर सकता है समटाइम्स, टेस्ट एंड विजुअल डिस्टर्बेंसेस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज़ पूछे जाते हैं कि टेस्ट और विजुअल डिस्टर्बेंसेस कौन-कौन ड्रग कॉज़ करते हैं, तो उसमें वन ऑफ द ड्रग विल बी टेर्बिनाफाइन। हेपेटिक ट्रांसअमाइनेजेस को बढ़ा देता है, इनहिबिटर है ऑफ द साइटोक्रोम 2d6 का। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये जितनी भी फार्माकोलॉजी है वो इसमें जो है वो आपको समझ लो की पॉइंट्स में जो है वो आपको प्रेजेंट कर दी गई है, ठीक है? इसकी जो भी मेन फार्माकोलॉजी होती है, स्पेक्ट्रम भी आ गया हमारे पास, काइनेटिक्स भी, एडीआरस भी और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन वी हैव ऑलरेडी सीन, ठीक है क्या? उसके बाद अभी चलते हैं इसके क्लिनिकल पॉइंट्स में कि कहाँ-कहाँ पर कितने अरसे के लिए ये यूज़ की जाती है। जैसे मैंने आपको बताया ये टैबलेट फॉर्म्स में भी अवेलेबल है, तो इसकी पोटेंसी जो अवेलेबल होती है वो 125 मिलीग्राम एंड 250 मिलीग्राम अवेलेबल होती है टैबलेट्स इसकी, ठीक है? लेकिन अगर हम लोग बात करें कि पीडियाट्रिक पेशेंट्स, ठीक है ना, तो जिनका वेट 20 से कम होगा 20 केजी से, उनको 62.5 मिलीग्राम वंस डेली दिया जाता है। जिनका 20 से 40 केजी वेट होता है, उनको 125 मिलीग्राम की टैबलेट दिन में 1 दफा दी जाती है। और मोर देन 40 केजी के लिए क्या होगा 250 एमजी पर डे दिया जाएगा, ठीक है? ये तो होगा इसका डोज। लेकिन अगर हम लोग बात करें कि ये यूज़ कहाँ पर स्किन इन्फेक्शन के लिए हो रहा है, तो ये स्किन इन्फेक्शन के लिए यूज़ हो रहा है। जैसे मैंने आपको बताया टीनिया पीडिस के लिए, टीनिया कॉर्पोरिस के लिए, क्रोरिस के लिए एंड क्यूटेनियस कैंडिडाइसिस के लिए, ठीक है ना? 2 टू 6 वीक्स भी है इसका ट्रीटमेंट टीनिया पीडिस के लिए। अच्छा, यहाँ पर भी बात याद रखनी है कि जो फुट इन्फेक्शंस होते हैं यूजुअली उनके लिए ट्रीटमेंट ड्यूरेशन ज़्यादा होती है, ठीक है ना? अगर आपका फुट तो है उसके लिए जो है वो आपकी जो ट्रीटमेंट ड्यूरेशन है वो यूजुअली 4 वीक्स 6 वीक इस तक चली जाएगी। लेकिन जो आपके जो हैंड के जो नेल्स हैं उनके लिए ड्यूरेशन कम होती है, ठीक हो गया? अगर हम लोग क्या टीनिया कोर्पोरिस और इनके लिए देखें तो 2 टू 4 वीक्स है, जबकि इसके लिए 2 टू 6 वीक्स तक यूजुअली होगा। अगर हम लोग टीनिया केपाइटिस जो कि हेड एंड स्कैल्प इन्फेक्शन होता है उसके लिए 4 वीक्स की थेरेपी होगी। ऑन्कोमाइकोसिस कहते हैं नेल इन्फेक्शन को, उसके लिए 6 टू 12 वीक्स, ठीक है? अब यहाँ पर उन्होंने मैंने अपनी नॉर्मल रेंज बता दी कि 6 टू 12 वीक्स होगी, लेकिन अगर फिंगर नेल होगा तो 6 वीक्स है और अगर टू नेल होगा तो 12 वीक्स है, जैसे मैंने आपको पहले बताया। तो यहाँ पर हमारे पास कंप्लीट हुआ टेर्बिनाफाइन की ब्रॉड रेंज, कौन-कौन सी अवेलेबल है, किस-किस फॉर्म में मार्केट में ये अवेलेबल, डिफरेंट ब्रांड्स हैं इसके, लैमिसिल के नाम से भी ये आती है, टर्बिडन के नाम से भी आती है, टर्बिसिल के नाम से भी ये आती है। इसकी क्रीम्स, क्या लोशन डिफरेंट नामों से आते हैं, जैसे आप लोग स्क्रीन में भी देख रहे होंगे, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट जो है ग्रीजियोफुल्विन, ग्रीजियोफुल्विन मार्केट में इतनी अवेलेबल नहीं है इस टाइम, ठीक है? कुछ कंट्रीज में मे बी ये अवेलेबल हो, लेकिन ये इतनी अवेलेबल नहीं है। देखिए, अगर हम लोग इसका जनरल सा व्यू जस्ट देखेंगे कि ये क्या चीज़ है, ताकि हमें आइडिया हो जाए कि ये भी एक एंटी फंगल है और ये क्या काम करती है। डिसरप्ट करती है माइटोटिक स्पिंडल को एंड कॉज़ करती है इन्हिबिशन ऑफ फंगल माइटोसिस, ठीक है? यानी कि फंगल की डिवीजन नहीं होने देती। लार्जली रिप्लेस्ड बाय द टर्बिनाफाइन इन द ट्रीटमेंट ऑफ ऑन्कोमाइकोसिस, यानी कि फंगल नेल इन्फेक्शन के लिए ये इसको रिप्लेस कर सकती है। However, it is still used in the treatment of the dermatophytosis of the scalp and hair. ठीक है, डर्मेटोफाइटोसिस जो स्कैल्प और हेयर के लिए फंगल इन्फेक्शन ही आप लोग समझे, लेकिन कॉजेटिव एजेंट जो है वो डिफरेंट हो सकता है, उसके लिए ये स्टिल यूज होती है। ये फंजिस्टैटिक है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जो नॉर्मली रेप्लिकेशन को रोक रही हो, जो नॉर्मली प्रोटीन सिंथेसिस को रोक रही होती है, बेशक वो एंटी फंगल हो, एंटीबायोटिक बैक्टीरियल हो या एंटीवायरल्स हो, वो यूजुअली स्टैटिक होते हैं, यानी बैक्टीरिया ग्रोथ को रोकते हैं। लेकिन जो सेल मेम्ब्रेन पे इफेक्ट कर रहे होते हैं वो यूजुअली फंजीसाइडल या बैक्टीरियासाइडल होते हैं, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन जब होती है टूटती है, वीक फॉर्म होती है, तो वो फिर बड़ी जल्दी बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि सेल रप्चर हो जाएगा और सेल डेथ हो जाएगी, ठीक है? तो ये पॉइंट आपने याद रखना है, जो भी प्रोटीन सिंथेसिस, डीएनए सिंथेसिस, समटाइम डीएनए सिंथेसिस को जो है वो इनहिबिट करने वाले हायर डोजेस पे भी, डोजेस का भी इफेक्ट पड़ जाता है, लेकिन मैं एक नॉर्मल और जनरल सा बता रही हूँ रूल कि डोजेस का तो होता ही इफेक्ट, लेकिन एक नेचर अगर हम लोग बात करें तो जो सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल को इफेक्ट कर रही होती है वो ज्यादातर साइडल इफेक्ट होता है, किलिंग इफेक्ट शो करती है, ठीक हो गया? And require longer duration of the treatment 6 to 12 months depend upon the rate of the replacement of healthy skin and nails। अच्छा, यहाँ पर ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये है कि जो आपके पास
फंगल इन्फेक्शन नेल्स का हो या स्किन का हो, वो यूजुअली समटाइम उसकी ट्रीटमेंट इस बात पे भी बेस कर रही होती है कि हेल्दी स्किन कब तक आ रही है, ठीक है ना? क्योंकि यहाँ पर जो है ड्यूरेशन एक रेंज लिखी हुई है 6 टू 12 मंथ्स। अब हम सोचते हैं कि कब तक यूज़ करवाया जाए या कब तक यूज़ किया जाए। तो वो डिपेंड करता है कि कितनी जल्दी आपकी हेल्दी स्किन आ रही है और कितनी जल्दी जो है वो आपके हेल्दी नेल्स आ रहे हैं। और इसके अलावा कुछ जो है वो होता है कि प्रिवेंशन के लिए, कि रिकरेंस की प्रिवेंशन के लिए, कि बार-बार कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जो कहते हैं कि हमने मेडिसिन खाई, ठीक है? मैं वो ठीक हो गया फंगल इन्फेक्शन। अब क्या होगा, थोड़ी मेडिसिन थोड़े दिनों बाद दोबारा हो गया, फिर मेडिसिन खाई, यानी कि उनको ये प्रॉब्लम कंटिन्यू रहती है। वो क्या होता है, रिकरेंस होती है। इसके लिए सॉल्यूशन क्या होता है कि मेडिसिन आपने जब ठीक हो जाए तो उसके थोड़े अरसे तक आपने खाते रहना होता है, ठीक है? ताकि वो कंप्लीटली इरेडिकेट हो जाए आपकी बॉडी से वो पॉजिटिव एजेंट। ठीक हो गया। उसके बाद अल्ट्रा फाइन क्रिस्टलाइन प्रिपरेशन इज हाईली एब्जॉर्ब फ्रॉम द जीआईटी एंड एब्जॉर्प्शन इंक्रीज बाय द हाई फैट मील। दिस इज आल्सो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू। ड्रग कंसंट्रेट इन द स्किन, हेयर एंड नेल्स एंड एडिपोज टिश्यू, ठीक है ना? उसके अलावा आ जाता है ये साइटोक्रोम 450 का इंड्यूसर है एंड थस इंक्रीजेस द मेटाबॉलिज्म ऑफ अदर ड्रग्स, ठीक है? यहाँ पर आपको वो वीडियो जो कि मैंने आपको आपके लिए बनाई है 5 मिनट्स की वीडियो, बहुत ही इफेक्टिव है कि आपको किस तरह से याद कर सकते हैं कि कौन से जो है वो साइटोक्रोम इनहिबिटर्स हैं, कौन से साइटोक्रोम इंड्यूसर्स हैं। वो एक निमोनिक के जरिए बहुत इजीली जो है वो आप याद कर सकते हैं। आप लोग मेरा चैनल विजिट करें तो आपको वहां पर मिल जाएगी। अच्छा, कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन द प्रेगनेंसी एंड इन द पेशेंट विद द पोर्फोरिया। पोर्फोरिया एक ऐसी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसमें डिफरेंट एंजाइम की जो है वो डेफिशिएंसी हुई होती है, ठीक है? और ये मतलब डिफरेंट इसकी जो है ना फर्दर रेंजेस हैं। मतलब मेन इसका अगर हम लोग बात करें तो ये क्या है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है ये, ठीक है ना? रेयर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जो कि कॉज होती है डिफरेंट एंजाइम्स की डेफिशिएंसी के जरिए। ठीक हो गया। अब आ जाता है नाइस्टेटिन। नाइस्टेटिन भी मार्केट में अवेलेबल है, बहुत से लोगों ने इसका नाम सुना होगा निल्सटैट ड्रॉप्स के नाम से। ठीक हो गया। अब हम देखते हैं कि इसको यूज कैसे करना है, ठीक है? किन इन्फेक्शंस के लिए यूज किया जाता है और आइदर ये मुंह में लगाया जाता है, किस तरह से इसको अंदर लेके जाया जाता है, इसको बाहर फेंका जाता है, क्या इसका तरीकाकार होता है, हाँ, अंदर लेके जाएंगे नुकसान तो नहीं होगा, यानी कि ईच एंड एवरीथिंग विल बी डिस्कस्ड इन दिस टॉपिक। Nystatin क्या है, is a polyene antifungal and its structure similarity chemistry, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इसकी रेजिस्टेंस प्रोफाइल रिजेंबल करती है टू दोज ऑफ एम्फोटेरिसिन बी से रिजेंबल करती है, ठीक है? ये यूज होता है क्यूटेनियस एंड ओरल कैंडिडा इन्फेक्शन के लिए। अच्छा, ये ओरल के लिए बहुत ज्यादा यूज होता है। दिस ड्रग इज निजिलेबली एब्जॉर्ब फ्रॉम द जीआईटी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये ड्रग्स जो है वो निजिलेबली एब्जॉर्ब, बहुत कम, आप समझे, ना होने के बराबर एब्जॉर्ब होती है जीआईटी से। एंड इट इज नॉट यूज पेरेंटरली, तो ये यूज होती नहीं क्योंकि इसकी सिस्टमिक टॉक्सिसिटी बहुत ज्यादा होती है। एक्यूट इन्फ्यूजन रिलेटेड एडवर्स इफेक्ट इसके हो सकते हैं और नेफ्रोटॉक्सिसिटी हो सकती है। यानी कि अगर हम लोग बात करें कि सिस्टमिक टॉक्सिसिटी क्या है, तो वो मेन है नेफ्रोटॉक्सिसिटी, ठीक है? तो ये इसीलिए ये आईवी नहीं दिया जाता। इट इज एडमिनिस्टर्ड एज एन ओरल एजेंट एंड स्विश एंड स्वेलो और स्विश और स्प्लिट रूल के मुताबिक। यानी कि इसका मतलब क्या है कि आप जैसे स्विश होता है ना, माउथ वॉश आपने लिया, ठीक है ना, कुल्ली करते हैं मुंह में सारा जो है वो भर के आप एकदम से ना वो उसको करते हो, ठीक है, मुंह में पूरा घुमाते हो, वो क्या होता है, स्विश। अब आपकी मर्जी है, बेशक आप उसको स्वेलो कर लो या फिर उसको स्प्लिट स्पिट कर दो, थूक दो, या तो आप अंदर भी लेके जा सकते हो या फिर आप उसको थूक भी सकते हो, ठीक है ना? वो आपकी अब अपनी चॉइस है पर्सनल, क्योंकि इसने जीआईटी से तो एब्जॉर्ब होना नहीं है। अंदर भी ले जाओगे तो ये आपकी बॉडी से एलिमिनेट हो जाएगा। आप थूक भी सकते हो, वो भी एक सेफ ऑप्शन है, ठीक है? तो ये दोनों तरह से आ जाता है कि जब आपने इसके ड्रॉप्स, अच्छा ये ड्रॉप्स फॉर्म में यूजुअली अवेलेबल है, इसलिए इसको कहा जाता है कि इसको स्विश कर सकते हैं, स्वेलो कर सकते हो, स्विश करके आप स्पिट भी कर सकते हो फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ओरल फेरेंजियल कैंडिडाइसिस, यानी ओरल थ्रश होता है ना, इसकी मैं आपको निशानी बताती हूँ अभी। अच्छा, इसके अलावा इंट्रावेजाइनल जो प्रिपरेशन आती है उसके लिए भी, फॉर वजाइनल कैंडिडाइसिस के लिए मैंने आपको बताया कैंडिडा इज अ वेरी पॉजिटिव एजेंट, वेरी कॉमन पॉजिटिव एजेंट है फंगल इन्फेक्शन के लिए, यूजुअली इन द जनरल पॉपुलेशन, और टॉपिकली फॉर द क्यूटेनियस कैंडिडाइसिस के लिए भी ये यूज होता है। एडीआर बात करें तो ये रेयर है आफ्टर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन क्योंकि ये एब्जॉर्ब नहीं होता, बट न्यूजिया एंड वॉमिटिंग ओकेजनली अकर्स, सो इट इज बेटर टू स्विश एंड स्पिट, ठीक है? टॉपिकल एंड वेजाइनल फॉर्म्स में कॉज स्किन इरिटेशन, ठीक हो गया ना? अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बताने लगी थी कि ओरल फेरेंजियल कैंडिडाइसिस की क्या निशानी होती है। आपके माउथ के अंदर जो है वो व्हाइट पैचेस बने होते हैं, यानी कि अगर आपका मुंह, आपका अंदर से जो टंग का एरिया है, आपके जो इनर म्यूकोजा है चीक्स का, वो जो है उसमें व्हाइट व्हाइट पैचेस होंगे, और अगर आप उसको रब करोगे, उसको करोगे, स्क्रैच करोगे हल्का सा,
तो वो नीचे से रेड होता है, ठीक है? तो ये मेनली क्या होता है, बड़ी कॉमन निशानी है और ये इन्फेंट्स में बहुत कॉमन है और जेरियाट्रिक पीपल में बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। ये 2 लोग हो गए। इसके अलावा जो लोग स्टेरॉइड इन्हेलर्स यूज़ करते हैं, ठीक है? उनमें बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। क्यों स्टेरॉइड इन्हेलर्स में? क्योंकि इसकी वज़ह से क्या होता है कि ओरल जो आपका जो क्या कहते हैं उसको उसको आपकी जो फ्लोरा होता है, ओरल फ्लोरा, वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है स्टेरॉइड के यूज़ करने से, ठीक है ना? इसकी वज़ह से जो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन के जो चांसेस हैं, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जिसकी वज़ह से क्या होता है कि आपके जो बहुत ज़्यादा लोग जो स्टेरॉइडल इन्हेलर्स यूज़ करते हैं, ठीक है ना, माउथ के थ्रू, उनके में बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। फिर डायबिटिक पेशेंट में ये बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। तो ये 3-4 कंडीशंस हैं, जिनमें ये जो ओरल फेरेंजियल कैंडिडियासिस, ओरल थ्रश बहुत ज़्यादा कॉमन है, ठीक है? अच्छा, यहाँ जो स्टेरॉइडल इन्हेलर्स यूज़ करते हैं, उनको वो होगा कि भई हम क्या करें? उन्होंने क्या करना है, जब भी स्टेरॉइडल इन्हेलर यूज़ करना है, उन्होंने उसके 2 या 3 मिनट बाद जो है उसको कुली ज़रूर करनी है, ठीक है ना? अच्छी तरह से माउथ को जो है उसको वॉश कर लेना, ताकि वो कहीं मुँह के अंदर स्टिक ना रहे स्टेरॉइड। ठीक हो गया। अब अगर हम लोग इसका डोज़ की बात करें, तो ये 2 एमएल है 4 टाइम्स अ डे, इन्फेंट्स का डोज़ है ये 2 एमएल 4 टाइम्स अ डे, 1 एमएल ऑन ईच साइड ऑफ द माउथ एंड रिटेन इन द माउथ एज़ मच एज़ यू कैन, ठीक है? मतलब ईच साइड ऑफ द माउथ में 1 एंड 1 एमएल आपने बच्चों के मुँह में डालना है, माउथ में सिर्फ, ठीक है? मतलब माउथ एरिया में। और बच्चा, वैसे तो इन्फेंट्स के लिए मुश्किल होता है कि वो माउथ में रिटेन कर सकें, ठीक है? लेकिन एक बड़ा बंदा जो है वो ईज़िली रिटेन कर सकता है माउथ में। छोटे बच्चों के लिए जस्ट आपने उस एरिया पे जहाँ पर फंगल इन्फेक्शन, आपको व्हाइट सा जो सॉगी सा मैस आपको नज़र आ रहा है, सॉगी भी नहीं कहेंगे, आप उसको कहेंगे कि व्हाइट जो है मटीरियल मुँह के अंदर जो है वो डेवलप हुआ होता है, ठीक है? एडल्ट्स के लिए 4 टू 6 एमएल है, हाफ डोज़ इन ईच साइड। अगर 4 एमएल दे रहे हो तो 2-2 एमएल ईच साइड पे होगा। अगर 2 एमएल दे रहे हो तो 1-1 एमएल, यानी एक ओवरऑल डोज़ बताया गया है 2 एमएल, 1-1 एमएल ऑन ईच साइड एंड ये 4 एमएल है तो 2-2 एमएल एंड अगर 6 एमएल दे रहे हो तो 3-3 एमएल ऑन बोथ साइड्स, ठीक है? तो ये हो गया हमारे पास निलस्टैट ड्रॉप्स, जो कि जिसके अंदर क्या है, नाइस्टेटिन जो है वो मौजूद होता है। उसको हमने किस तरह से इस्तेमाल करना है, उसका डोज़ क्या है, वो सारा कुछ हमने इसमें डिस्कस कर लिया। नाउ कम्स टुवर्ड द इमिडाज़ोल, ठीक है? अब इमिडाज़ोल जो है इसका स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिव, अच्छा, इमिडाज़ोल की बहुत ज़्यादा डिफरेंट क्रीम्स अवेलेबल होती हैं। क्लोट्रिमाज़ोल भी आ जाता है आपके पास आइसोकोनाज़ोल के नाम से क्रीम आ जाती है, कीटोकोनाज़ोल आ जाती है। तो देयर आर नंबर ऑफ द एजेंट जो कि इस क्लास में जो है वो आपके फॉल करते हैं और अभी हम सबका यूज़ देखेंगे। मीकोनाज़ोल आ जाती है, इसकी आपने डेक्टरिन के नाम से ओरल जेल देखी होगी, डेक्टाकॉर्ड, किनिस्टन के नाम से क्रीम्स, वो सबको भी डिस्कस करेंगे। किनिस्टन क्रीम्स क्या, किनिस्टन टैबलेट्स कैसे यूज़ करनी है, किस कंडीशन में यूज़ करनी है, किसमें नहीं करनी, ईच एंड एवरीथिंग। अच्छा, इमिडाज़ोल का सबसे पहले हम स्पेक्ट्रम देख लें। एपिडर्मोफाइटन आ जाता है, माइक्रोस्पोरम आ जाता है, ट्राइकोफाइटन, कैंडिडा अगेन इसमें आ जाता है, मेलासीजिया आ जाता है, डिपेंडिंग अपॉन द एजेंट, यानी कि इसका वाइड वैरायटी है अगेंस्ट द डिफरेंट फंगल कॉजेटिव एजेंट्स। यूजेस इसके क्या है, टीनिया कॉर्पोरिस है, टीनिया क्यूरिस है, टीनिया पेडिस है, ओरोफेरेंजियल है एंड वुल्वोवेजाइनल भी है, ठीक है? क्लोट्रिमाजोल इज आल्सो अवेलेबल एज अ ट्रोशस, जो कि लोजेंजिस कहते हैं, एंड मीकोनाजोल इज आल्सो अवेलेबल एज अ ब्यूकल टैबलेट एंड ओरल जेल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द ओरल थ्रश। यानी अगर आप निलस्टैट ड्रॉप यूज कर रहे हैं तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। अगर आपने मीकोनाजोल ओरल जेल यूज करनी है तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। अगर क्लोट्रिमाजोल ट्रोशस आपके पास अवेलेबल है, लोजेंजिस अवेलेबल है, तो वो भी एक और ऑप्शन है oral thrush के लिए। ठीक हो गया? Oral ketoconazole has historically been used for the systemic fungal infection but is rarely used today due to the risk of the liver injury, adrenal insufficiency and adverse drug reactions. ठीक है? It is very important कि oral ketoconazole पहले बहुत ज़्यादा यूज होता था, लेकिन क्या वक्त के साथ साथ पता चलना शुरू हुआ कि इसके लिवर इंजरी बहुत ज्यादा स्वेयर कॉज करती है, तो अब इसको जो है वो कम यूज किया जाता है, इसको ज्यादातर टॉपिकली यूज किया जाता है। तो अगर हम लोग सबसे पहले आए तो मीकोनाजोल की तरफ हम लोग आएंगे। मीकोनाजोल डिफरेंट नामों से अवेलेबल होती है, ठीक है ना? मैकनास के नाम से भी अवेलेबल है। डेक्टारिन इज अ वेरी फेमस ब्रांड, डेक्टारिन, डेक्टापोर्ट्स बहुत फेमस ब्रांड है। ये ओरल जेल के तौर पे भी अवेलेबल है एंड टॉपिकल क्रीम्स के तौर पे भी अवेलेबल है। अच्छा, डेक्टाकॉर्ड जो है ये कॉम्बिनेशन है विद द स्टेरॉइड के साथ, ठीक है ना? डेक्टाकॉर्ड जो क्रीम होगा, डेक्टारिन सिंपल होगा और डेक्टाकॉर्ड जो होगा, क्योंकि कॉर्ट है, कॉर्टिस्टेरॉइड होगा, कॉर्टिकोस्टेरॉइड होगा इसके अंदर, ठीक है ना? अच्छा, एक माइकोना जीबी के नाम से आते हैं या स्पेक्ट्राजोल जी के नाम से भी एक मेडिसिन टाइप वो आती है। अच्छा, माइकोना जीबी मोस्टली है जिसमें मीकोनाजोल होगा। पेप्राज़ोल जी के अंदर तो कोई और चीज़ है। अच्छा, यहाँ पर जो माइकोना जीबी के अंदर जो है वो क्या होगा कि एंटीबैक्टीरियल भी है, स्टेरॉइड भी है, एंटी फंगल भी है। यानी कि ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम क्रीम है कि अगर एक इन्फेक्शन जो है जिसके चांसेस हैं कि ये फंगल भी है, इसके अंदर बैक्टीरियल अपीयरेंस भी है और इसके अंदर इन्फ्लेमेशन भी है, तो ये क्रीम जो है फिर उसके लिए यूज़ हो सकती है ऑन रिकमेंडेशन ऑफ अ प्रिस्क्रिप्शन। ठीक है? प्रिस्क्राइबर की रिकमेंडेशन पे।
ठीक है। ओरल जेल का अगर हम लोग यूज देखें, जो ओरल जेल जो है वो अब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज इसमें ये आती है कि बच्चों को किस तरह से दी जाए। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैंने खास तौर पे इसके लिए एक वीडियो जो है लेक्चर रिकॉर्ड करवाया कि मीकोनाजोल या मैकनाज ओरल जेल किस तरह से आप लोग दे सकते हो, क्या आपका डोज कैलकुलेशन कैसे की जाती है। 20 mg यानी कि एक जेल है ना, अब जेल अगर हम लोग मैंने तो जो है सिरप्स की भी डोज कैलकुलेशन जो है वो आपको सिखाई हुई है। जो बच्चे हैं, ठीक है, उनको सिरप्स की भी कैलकुलेशन सिखाई हुई है। इसके अलावा इसका जो है आपके पास सस्पेंशंस हैं, ठीक है ना, ड्रॉप्स हैं, सबकी कैलकुलेशन हमारे पास हम सीख चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है। अब यहाँ पर जेल की भी मैंने आपको कैलकुलेशन सिखाई है कि जेल की कैलकुलेशन आप किस तरह करोगे और किस तरह से आप उसको लोगे चम्मच के अंदर। ठीक है ना। अगर आप 20 mg पर केजी पर डे है डिवाइडेड इन 3 to 4 टाइम्स, तो आप उस क्रीम की ट्यूब मतलब उस ट्यूब में से जो है वो किस तरह से इतनी क्रीम जो है वो आप निकाल लोगे। अच्छा, ये मैंने बताया है आपको इन्फेंट्स के लिए, बच्चों के लिए, कि आपने डोज कैलकुलेट किस तरह से करना है। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पर क्रीम की अगर हम लोग बात की जाए, ये ओरल जेल का डोज है। ठीक है ना, ये ओरल जेल का है। ये किस तरह से जो है वो आपने कितना आपने उसको मिकदार देनी है बच्चों को। अगर हम लोग क्रीम की बात की जाए, जैसे अगर आप डक्टाकोड यूज कर रहे हैं, ठीक है ना, इन कॉम्बिनेशन विद स्टेरॉइड, तो आपके पास क्या होगा कि आपने एक दफा अच्छा, कॉर्टिकोस्टेरॉइड उस वक्त इस्तेमाल किया जाता है किसी भी फंगल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन में जब आपको इन्फ्लेमेशन नजर आ रही हो। अगर आपको इन्फ्लेमेशन नजर नहीं आ रही, फिर आप स्टेरॉइड यूज नहीं करवाएंगे। ठीक है। अच्छा, अगर इन्फ्लेमेशन सॉल्व हो गई है तो फिर अब क्या करना है, अब एंटी फंगल क्रीम से ट्रीटमेंट कंटिन्यू करना है। यानी अगर वो रेडनेस, इचिंग वो जो है वो खत्म हो गई है, अब सिर्फ निशान रह गए हैं कि फंगल इन्फेक्शन के थोड़े थोड़े निशान है, खारिश नहीं होती, पेशेंट कह रहा है, तो अब आपका क्या काम है, अब आपने जो है उसको एंटी फंगल ट्रीटमेंट क्रीम से जो है वो ट्रीटमेंट कंटिन्यू करना। ठीक हो गया हमारे पास ये बात। देन कम्स क्लोट्रिमाजोल। क्लोट्रिमाजोल की इतनी ब्रॉड रेंज मार्केट में अवेलेबल है कि अब आपको खुद भी पता होगा, बहुत से पेशेंट्स को पता होता है, बेशक बहुत ज्यादा फार्मासिस्ट फिजिशियंस को पता होता है कि केनिस्टन के नाम से, केनिस्टन की एक बहुत ब्रॉड रेंज आती है क्लोट्रिमाजोल में। डिफरेंट टॉपिकल क्रीम, वेजाइनल क्रीम्स, ईच एंड एवरीथिंग आती है। फिर इसके अलावा क्लोट्रिम के नाम से आता है, क्लोट्रिम ड्रॉप्स होते हैं, डर्मोस्पोरिन के नाम से बहुत कॉमन ड्रॉप्स हैं, एयर इन्फेक्शन में भी यूज होते हैं। ठीक है ना। अच्छा, ये टॉपिकल क्रीम्स और क्या है, सोल्यूशन है फॉर द इन्फेक्शन कॉज्ड बाय, कौन कौन से इन्फेक्शन के लिए ये यूज हो रहा है। डर्मेटोफाइट्स के लिए यूज हो रहा है, ट्राइकोफाइटन के लिए, यीस्ट के लिए, जो कैंडिडा इन्फेक्शन होते हैं, दीज इंक्लूड टीनिया इन्फेक्शन, एथिलेट फूड, पिटायरेसिस वेसिकुलर, ठीक है ना, इंटर्टिगो एंड फंगल नेपी रैश। ठीक है ना, तो ये सब के लिए यूज होता है। अच्छा, क्रीम्स और वो जो ये वार्निंग अभी आपको नजर आ रही है, इसको भी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि ये पर्टिकुलरली सूटेबल है किन किन चीजों के लिए। पर्टिकुलरली सूटेबल है फॉर द हेयरी एरियाज के लिए, जहां पर बाल ज्यादा होते हैं ना, उन एरियाज के लिए बहुत अच्छा क्लोट्रिमाजोल। व्हेन इन्फ्लेमेशन इज प्रेजेंट, तो आपने स्टेरॉइड भी यूज करना है, जैसे फंगल इन्फेक्टेड डर्माटाइटिस में यूज किया जाता है। डर्माटाइटिस, अच्छा यहाँ पर मैंने आपको बता दूं, आइटस जिसके एंड पे आता है वो इन्फ्लेमेशन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ठीक हो गया। उसके बाद आ जाता है एंड कैंडिडा नेपी रैश। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत ज्यादा जो हाइड्रोजोल क्रीम आती है मार्केट में, बहुत ज्यादा लोग यूज करते हैं, उसको कंसिडर करते हैं जनरल पब्लिक की ये जी रैशेस की क्रीम है, लेकिन ये रैशेस की क्रीम नहीं होती, ये मेनली यूज होती है फंगल डर्माटाइटिस के लिए। ठीक है। कैंडिडा नेपी रैश के लिए यूज होती है। अच्छा, यहाँ पर आप लोग डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे, आपको अभी दिखाई जाएंगे कि किस तरह से फंगल इन्फेक्शन की अपीयरेंस होती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो अभी आपको दिखाते हैं। अच्छा, यहाँ पर क्या होता है, जब भी आपके पास कोई भी फैमिली में या आपके पास कोई पेशेंट आता है जो छोटा बच्चा होता है, तो सबसे पहले आप उसको स्टार्ट करवाते हो। अगर आप देख रहे हो, अगर आपको लग रहा है कि ये फर्स्ट स्टेज पे ही फंगल इन्फेक्शन है, तो फिर तो आप उसको जा सकते हो ना इस फंगल की तरफ। वरना जिंक ऑक्साइड क्रीम्स अवेलेबल होती हैं, बहुत माइल्ड होती हैं बच्चों के लिए, आप वो यूज करवाओगे। ठीक है। हाइड्रोजोल कभी भी फर्स्ट लाइन एजेंट नहीं है फॉर द जनरल नेपी रैश। ठीक है। हाँ, फंगल नेपी रैश हो गया तो फिर वो एक अलग चीज है। ठीक है। इसके अलावा अगर स्टेरॉइड मौजूद होगा, तो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कि स्टेरॉइड अगर आप यूज करवा रहे हो, ठीक है ना, फंगल नेपी रैश है, तब भी आप लोग स्टेरॉइड की ड्यूरेशन 1 वीक से ज्यादा नहीं रखोगे, क्योंकि एड्रेनल सप्रेशन के चांसेस होते हैं। ठीक है। एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बच्चों की स्किन एक तो बहुत ज्यादा जो है वो सॉफ्ट होती है, एब्जॉर्प्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं, स्टेरॉइड ज्यादा एब्जॉर्ब हो रहा होता है। एड्रेनल सप्रेशन हो गई तो आप बीइंग अ फार्मासिस्ट, बीइंग अ फिजिशियन, आपको खुद पता है कि ये कितना ज्यादा स्वेयर है उसकी ग्रोथ के लिए, उसकी डेवलपमेंट के लिए, अगर एड्रेनल सप्रेशन हो जाती है तो। ठीक हो गया ना। तो ये जब बात आती है कि अगर नेपी रैश है, स्टेरॉइड यूज हो रहा है नेपी रैश के लिए, तो फिर 1 वीक से ज्यादा आप एक्सीड नहीं करोगे। ठीक हो गया। मैं बस ये बात अप्लाई करना होता है जो क्लोट्रिमाजोल ट्वाइस टू 3 टाइम्स अ डे। ठीक है ना, कंटिन्यू टू अप्लाई
for 2 weeks even after the resolution of infection. This is for the prevention of recurrence. ठीक है ना, क्या ताकि दोबारा से फंगल इन्फेक्शन ना हो। जिनका मैंने आपको बताया कि वो क्रीम्स या मेडिसिन यूज करते हैं, उनको दोबारा से हो जाता है छोड़ने के बाद। वो क्यों होता है? क्योंकि वो एजेंट अभी तक इरेडिकेट नहीं हुआ होता। तो दिस इज व्हाट द सोल्यूशन इज, कंटिन्यू टू अप्लाई फॉर 2 weeks इवन आफ्टर द रेजोल्यूशन ऑफ इन्फेक्शन। ठीक है, डू नॉट अप्लाई अंडर द ऑक्लूसिव ड्रेसिंग, यानी इसकी क्रीम ऑक्लूसिव ड्रेसिंग के अंदर नहीं लगानी। एंड नॉन ऑक्लूसिव क्लॉथिंग शुड बी वॉर्न, बहुत टाइट कपड़े ना पहने, बहुत ज्यादा जो होता है ना, ऊपर स्वेटर भी पहन लिया, ये भी पहने, वो भी पहन लिया, हीटर के आगे बैठ के जाके, ये चीजें थोड़ी सी अवॉइड करनी है अगर सर्दियों में अगर आप लोग इसको यूज कर रहे हैं, क्योंकि नमी जो है वो आ जाती है आपकी बॉडी में, जहां पर आपके बहुत ज्यादा जो है ना फोल्ड होते हैं, बॉडी फोल्ड्स में बहुत ज्यादा ये फंगल इन्फेक्शन डेवलप होते हैं। स्टेरॉइड शुड नॉट बी यूज इन द केस ऑफ इम्पेयर्ड सर्कुलेशन, अगर बॉडी में कहीं पर भी इम्पेयर्ड सर्कुलेशन है तो स्टेरॉइड यूज नहीं करना वहां पर। ठीक हो गया। उसके बाद आ जाता है हमारे पास, अगर हम लोग फंगल एंटी फंगल क्रीम्स की बात करें, ठीक है, तो सबसे पहले क्रीम्स किसके लिए अवेलेबल है? क्रीम्स इंडिकेटेड फॉर द वुल्वो वेजाइनल सिम्टम्स के लिए, जैसे इचिंग बहुत ज्यादा हो रही है वुल्वो वेजाइनल एरियाज में, यूजुअली वो ऐसा होता है, बहुत ज्यादा कंडीशन होती है, यूजुअली डायबिटिक पेशेंट में ऐसा होता है कि उनको फंगल इन्फेक्शन डेवलप हो जाता है। ठीक है ना, तो वुल्वो वेजाइनल के इन्फेक्शन के लिए, जैसे इचिंग हो रही है, बर्निंग जलन होने लग गई है उस एरिया में, रेडनेस हो गई है, स्वेलिंग हो गई है, सोरनेस हो गई है, तब क्रीम्स इस्तेमाल होती है वेजाइनल क्रीम्स। ठीक है ना, अगर लेबिला लेबिया लेबिया या फिर एडजेसेंट एरिया भी वेजाइना के साथ साथ अफेक्टेड है, यानी कि जो इर्द गिर्द का एरिया है वेजाइना का वो भी अफेक्टेड है, तो साइमल्टेनियसली आप लोकल क्रीम या एक्सटर्नल क्रीम्स भी यूज कर सकते हैं अलोंग विद द इंट्रावेजाइनल क्रीम, यानी वेजाइनल क्रीम्स अलग होती हैं और टॉपिकल एक्सटर्नल क्रीम्स अलग होती हैं। ठीक है ना, समटाइम्स परमिसेबल है कि अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते या चांसेस अवेलेबिलिटी नहीं है, तो वेजाइनल क्रीम्स भी आप साइड के एरियाज पे, लेबिया और जो एडजेसेंट एरियाज हैं वेजाइना के, आप उधर अप्लाई कर सकते हो। ठीक हो गया ना। उसके बाद आ जाती है टैबलेट। टैबलेट शुड बी इंसर्टेड as deeply as possible in the evening before going to the bed and need moisture to be dissolved so that सो बी इंसर्टेड डीपली। ठीक है, अच्छा यहाँ पर क्या बात हो रही है कि टैबलेट जो है जब आपने इंसर्ट करनी है, तो आप देख सकते होंगे स्क्रीन पे भी इसके साथ एप्लीकेटर्स आते हैं। ठीक है, उस एप्लीकेटर्स को आप इंजेक्शन की तरह पीछे की तरफ पुल करेंगे, ठीक है, और टैबलेट जो है वो आप अंदर इंसर्ट करोगे, और इसी तरह से आपने वजाइना एरिया में डालना, और टैबलेट आहिस्ता आहिस्ता, जैसे इंजेक्शन आप वो करते हो, प्रेस करते हो, इस तरह आप करोगे, वो टैबलेट जो है वो इंसर्ट हो जाएगी। अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपने डीपली इंसर्ट करना है, ताकि मॉइस्चर, क्योंकि विजाइना के अंदर मॉइस्चर होगा, ठीक है, वो मॉइस्चर की वजह से क्या होगा, वो मेल्ट होगी। अगर मॉइस्चर की वजह से वो मेल्ट नहीं होती है, ठीक है ना, आपने डीपली इंसर्ट किया, वो नहीं मेल्ट हो रही है, तो वो क्रम्बल हो जाएगी, वो ऑब्वियसली निकल जाएगी। तो फिर क्या उसका ऑप्शन है अल्टरनेटिव कि आप क्रीम यूज कर लो। ठीक है, अच्छा, क्रीम्स के भी एप्लीकेटर्स आते हैं, ठीक है ना, यूजुअली कुछ ऐसी क्रीम होते हैं जैसे कैनिस्टन क्रीम्स है, वेजाइनल क्रीम, वो वन टाइम सिंगल एप्लीकेशन है, छोटी सी क्रीम है, और उसके साथ एक ही एप्लीकेटर आता है। लेकिन अगर हम लोग मिकोनाजोल की क्रीम देखें, वेजाइनल क्रीम, तो इसके साथ काफी ज्यादा एप्लीकेटर्स आते हैं। ठीक है ना, तो ईच एप्लीकेशन के लिए आपने डिफरेंट एप्लीकेटर जो है वो यूज करना होता है। ठीक हो गया। अब उसे कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशन है, वेजाइनल क्रीम और वेजाइनल टैबलेट की कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशन है, और वो क्या कॉन्ट्राइंडिकेशन है वो अब हम लोग देख लेते हैं। स्पेशल वार्निंग नंबर 1, क्रीम या टैबलेट आपने पीरियड्स में यूज नहीं करना होता। ठीक है, आपके पास जो एप्लीकेटर अवेलेबल होता है वो आपने प्रेगनेंसी में यूज नहीं करना, उसको इंसर्ट करना है टैबलेट को, या जो भी होगी आपके पास क्रीम वगैरह, उसको आप कोशिश करें इंसर्ट करें विदाउट द एप्लीकेटर के बगैर ही आप इंसर्ट करें। अगर पेशेंट का टेम्परेचर हाई है, लोअर बैक पेन है, ठीक है, इसके अलावा फाउल स्मेलिंग वेजाइनल डिस्चार्ज है, ठीक है, जो कि यूजुअली साइन होता है आपके बैक्टीरियल इन्फेक्शन का, ठीक है ना, बैक्टीरियल फंगल इन्फेक्शन का, वेजाइनल हेमरेज है, न्यूजिया है, ये शोल्डर पेन है, तो उस टाइम पे आप ये चीजें यूज नहीं करेंगे। ठीक है ना, डू नॉट यूज टैम्पन्स, आप टैम्पन्स यूज नहीं कर सकते। ठीक है, इंट्रावेनस वेजाइनल डॉशेस यूज नहीं कर सकते, स्पर्मासाइड यूज नहीं कर सकते जब आप ये प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हो। ठीक है, उसके बाद अवॉइड करना है वेजाइनल इंटरकोर्स को अवॉइड करें। द पार्टनर शुड आल्सो अंडरगो द ट्रीटमेंट इन द केस ऑफ द सिम्टम लाइक प्रोराइटिस एंड इन्फ्लेमेशन, अगर हो तो पार्टनर को भी आपने सेम जो ट्रीटमेंट है वो यूज करवाना है, जो भी आपको, ऑब्वियसली it will not be only comprises of antifungal creams, it must also comprise of sometimes many medicines, oral medicines, तो आपने वो oral medicines जो है वो भी यूज करवानी है अपने पार्टनर। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट क्लोट्रिमाजोल, क्योंकि क्लोट्रिमाजोल की बहुत ब्रॉड रेंज थी, तो हमने वो सारा कुछ कवर करना था, ईच एंड एवरीथिंग टॉपिकल की हमने बात कर ली। ठीक है, इसके अलावा हमने बात कर ली आपको वेजाइनल क्रीम्स की, वेजाइनल टैबलेट्स की, सिर्फ की बात होगी। देन कम्स कीटोकोनाजोल।
ठीक है? आज के लेक्चर में हम लोग जो है वो और की भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, ये सारी इसकी रेंज लिखी हुई है, ट्राइकोफाइटन, एपिडेर्मो ट्राइकोफाइटन, फ्लोकोसम, माइक्रोस्पोरम एंड अगेंस्ट यीस्ट। अच्छा, अगर आप लोग इसको स्टेरॉइड के साथ इस्तेमाल कर रहे हो ना, तो स्टेरॉइड के साथ थोड़ा-सा आपको गैप देना पड़ेगा, कोई भी स्टेरॉइडल क्रीम्स आप यूज़ कर रहे हो तो, ठीक है? इरिटेशन में अगर आफ्टर द स्टेरॉइडल यूज़, सो द स्टेरॉइड को मॉर्निंग में यूज़ करो और कीटोकोनाज़ोल को इवनिंग में यूज़ करो एंड स्लोली विथड्रॉ करो इट ओवर अ पीरियड ऑफ 2 टू 3 वीक्स, ठीक हो गया ना? मतलब स्टेरॉइड को आपने एकदम से नहीं छुड़वाना, 2 टू 3 वीक्स के पीरियड में आपने उसको स्लोली विथड्रॉ करवाना है। इन द केस ऑफ पोटेंट स्टेरॉइड इट मस्ट बी रिप्लेस्ड विद द पहले माइल्ड स्टेरॉइड से रिप्लेस करवाओ और फिर आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो इसको कंप्लीटली जो है वो टैपर ऑफ करवाना है। ठीक हो गया? अब ये जो कीटोकोनाज़ोल है ना, ये लोशन में अवेलेबल है, बहुत कॉमन इसका ब्रांड है, कोनाज़ लोशन के नाम से ही आता है, कोनाज़ क्रीम के नाम से भी आता है, कीटोवॉल टैबलेट भी इसकी आती है, ठीक है ना? लेकिन टैबलेट के बारे में हमने देखा कि उसके साइड इफेक्ट ज़्यादा हैं, तो ये यूजुअली टॉपिकली ही अप्लाई होती है। लोशन बेस्ड शैम्पूज अवेलेबल है, कोनास जो है वो लोशन बेस्ड शैम्पू है। लोशन फॉर द स्कैल्प एज वेल एज फॉर द बॉडी स्किन व्हेन मिक्स्ड विद द वाटर इट फॉर्म्स गुड लेदर, ठीक है ना? बड़ी अच्छी झाग बना देता है ये। और ये किस कंडीशन में यूज होता है? डैंड्रफ के लिए और डर्माटाइटिस, सेबोरिक डर्माटाइटिस में ये बहुत ज्यादा कॉमनली यूज होता है। डैंड्रफ एंड सेबोरिक डर्माटाइटिस के लिए ट्वाइस अ डे यूज करना चाहिए और अगर ये ठीक हो जाए तो उसके बाद भी 4 टू 6 वीक यूज करना है। पिटायरेसिस वेसिकुलर जो आपकी बॉडी पे व्हाइट कलर के जो है वो पैचेस डेवलप हो जाते हैं, ठीक है? आप स्क्रीन पे देख भी रहे होंगे। वंस डेली यूज करना है फॉर 5 टू 7 डेज के लिए, ठीक है? अब इसका तरीका क्या है? मैंने आपको बताया कि हर चीज का एक तरीका बताया जाएगा, जैसे आपको ये बताया गया कि टैबलेट कैसे इंसर्ट करनी है, एप्लीकेटर कौन सा होगा, कैसे आपने जो है किस कंडीशन में एप्लीकेटर यूज करने हैं, किसमें नहीं करना, हर चीज बताई जा रही है। स्टार ड्रॉप्स के बारे में बताया गया है आपको, ठीक है ना? फिर मीकोनाजोल ओरल जेल की कैलकुलेशन का मैंने आपको बता दिया कि वो किस तरह से कैलकुलेट करना है, वो आप लोग देख सकते हैं, वीडियो मेरे चैनल पे अपलोडेड है ऑलरेडी। अच्छा, यहाँ पर क्या है, कोनास शैम्पू का आपने सबसे पहले बालों को गीला करना है, ठीक हो गया ना? कोनास शैम्पू किस तरह से यूज करना है, बालों को गीला करना है, अच्छी तरह से जो है वो स्कैल्प पे अप्लाई करना है कोनास शैम्पू को, उसकी अच्छी तरह से झाग बनानी है, 3 से 5 मिनट तक लगा रहने देना है और उसके बाद आपने इसको धोना है। ज़रूरत के मुताबिक आप इसको दोबारा भी यूज़ करेंगे और उसके बाद आपने इसको ड्राई कर लेना बालों को, ठीक है ना? नॉर्मल ज या फिर एयर ड्राई के लिए छोड़ देना, लाइक अगर आप ड्राई यूज़ करते हैं वो आपकी अपनी चॉइस है, ठीक हो गया ना? अच्छा, यहाँ पर आ जाता है द फॉलोइंग नॉन प्रिस्क्रिप्शन ट्रीटमेंट एंड सेल्फ केयर टिप्स जो है वो हेल्प कर सकता है सेबोरिक डर्माटाइटिस के लिए, ठीक है ना? अच्छा, ये हम लोग पढ़ेंगे लेकिन पहले हम देख सकते हैं कि इंडिकेशन कीटोकोनाज़ोल की और कौन-सी है। एक तो हमने देख लिया डैंड्रफ है, एक आ गया डर्माटाइटिस। इसके अलावा आ जाता है हमारे पास, अच्छा इसकी निशानी क्या है हमारे पास? फ्लेकिंग एंड इचिंग एंड स्केलिंग एसोसिएटेड विद द डैंड्रफ, उसके लिए भी यूज होता है, ठीक है ना? टीनिया पिटायरेसिस एंड टीनिया वेसिकुलर के लिए भी यूज होता है। अच्छा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये फेस पे हुआ वैसे बोरो डर्माटाइटिस, ठीक है ना? और यहाँ पर ये स्कैल्प की है, ठीक है ना? ये स्कैल्प की है और ये आपके पास फेस आ जाता है। यहाँ पर आप देखें रेडनेस भी है और डैंड्रफ भी नजर आ रहा है आपको, ठीक हो गया ना? इस पिक्चर में अगर हम लोग देखें तो। अच्छा, यहाँ पर क्या है, अगर हम लोग देखें कि यहाँ पर टिप्स क्या हैं कि सेबोरिक डर्माटाइटिस को प्रिवेंट किस तरह किया जा सकता है, ठीक है ना? तो वो हम लोग देखते हैं कि नंबर 1 क्या है, सॉफ्टन एंड रिमूव स्कैल्प फ्रॉम योर हेयर, ठीक है ना? ये कैसे हम लोग कह सकते हैं कि स्केल्स, अच्छा यहाँ पर आप लोग देखोगे कि यहाँ पर काफी ज़्यादा ना स्केल्स पड़े हुए हैं, ठीक हो गया ना? इस पिक्चर में अगर हम लोग देखें तो काफी ज़्यादा स्केल्स से हुए हुए हैं, रेडनेस हुई हुई है, पैचेस बने हुए हैं। तो इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले आपने अप्लाई करना है मिनरल ऑयल, कोकोनट ऑयल या ऑलिव ऑयल, ठीक है ना? उसको सॉफ्ट करना है और फिर उसको रिमूव कर देना है। उसको 1 से 3 घंटे के अंदर छोड़ो इस ऑयल को, ठीक है ना? फिर अच्छी तरह से ब्रश करो और फिर उसको वॉश कर लो। इससे क्या होगा कि जो आपके जो हार्ड स्कैल्प बने, वो स्केल्स बने होंगे ना स्कैल्प के ऊपर, वो रिमूव हो जाएंगे। फिर इसके अलावा वार्म वाटर यूज करो, हॉट नहीं, गर्म नहीं, नीम गर्म, ठीक है? ल्यूक वार्म वाटर आप कह सकते हो, यूज करो। और जेंटल सॉप या नॉन सॉप जो है वो क्लिंजर यूज करना है, अच्छी तरह धोना है, पैड ड्राई करना है, अप्लाई करना है मॉइस्चराइजर व्हाइल योर स्किन इज स्टिल डैम्प, ठीक है ना? यानी अगर आपके फेस पे अगर इस तरह से कोई है तो आप लोग इस तरह से जो है वो उसको प्रिवेंट कर सकते हो, ठीक है ना? कंट्रोल कर सकते हो, यानी कि आपने क्या करना है, नीम गर्म पानी, लाइक गर्म ना हो, इतना हो कि आपसे बर्दाश्त हो जाए, ठीक है ना? हल्का सा जो है ना गुनगुना सा पानी जो सुखा जाता है वो यूज करना है। कोई भी क्लिंजर नॉन सॉप यूज करेंगे क्लिंजर तो वो ज्यादा बेहतर है, उसको यूज करना है, अच्छी तरह से वॉश कर लेना है, फिर एक अच्छा मॉइस्चराइजर अप्लाई करना है जब आपकी स्किन डैम्प ही हो। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट टिप होती है कि जब आपने स्किन आपकी थोड़ी थोड़ी ड्राई हो, थोड़ी थोड़ी वेट हो ना, यानी पैड ड्राई किया हो आपने, तो उसमें क्या होता है, चांसेस होते हैं कि आपके जो मॉइस्चराइज़र है उसकी एब्ज़ॉर्प्शन ज़्यादा अच्छी हो सकती है मॉइस्चराइज़र की। लेकिन अगर आप एंटी एक्ने क्रीम्स यूज़ कर रहे हो ना, तो फिर आप ये नहीं ट्रीटमेंट यूज़ करते, ये
कितनी अप्लाई करोगे, क्योंकि फिर उनकी एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो जाती है और वो इरिटेशन ज़्यादा कॉज़ करते हैं। ठीक हो गया? इसके अलावा अप्लाई अ मेडिकेटेड क्रीम, ठीक है ना? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट ट्राई अ माइल्ड स्टेरॉइड, अगर आप मतलब अगर आप पेशेंट को दे रहे हो तो अगर इन्फ्लेमेशन है, ठीक है, आप तो माइल्ड स्टेरॉइड की तरफ जाओ। ठीक है ना? किसी क्रीम की तरफ, माइल्ड स्टेरॉइड क्रीम की तरफ चले जाओ, फॉर्म की तरफ, ऑइंटमेंट या ऑयल की तरफ। ठीक है ना? ये आपके पास एक ऑयल भी है, ठीक है ना? उसके बाद ऑन द फैक्टर एरिया कीप इट अवे फ्रॉम द आईज, से हमें बचा के रखना है। इफ दैट डज नॉट वर्क, ट्राई एन एंटी फंगल क्रीम। ठीक हो गया ना? एंटी फंगल क्रीम की तरफ आप जाएं। फिर डू नॉट यूज स्टाइलिंग प्रोडक्ट ना यूज करें, हेयर स्प्रेज, हेयर जेल्स को आप अवॉइड करें जब आप उस कंडीशन को ट्रीट कर रहे हो। अपनी स्किन को और हेयर को ऐसे प्रोडक्ट से बचाएं जिनके अंदर अल्कोहल होता है, क्योंकि अल्कोहल जो है वो फ्लेयर अप कर देता है, खराब कर देता है ऐसे कंडीशन को। इफ यू हैव बियर्ड, mustaches, शैम्पू, फेशियल हेयर रेगुलरली। ठीक है? अगर आपके बियर्ड में है, कुछ लोगों को बियर्ड में फंगल वो सेबोरिक डर्माटाइटिस हुआ होता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो डेली बेसिस पे जो है वो शैम्पू यूज करें, बेशक वो कॉनास शैम्पू यूज कर लें। डर्माटाइटिस, सेबोरिक डर्माटाइटिस कैन बी वर्सन अंडर mustaches, मूंछों के अंदर बहुत ज्यादा ये वर्सन हो जाता है। बियर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत वर्सन हो जाता है। तो शैम्पू करो विद 1% कीटाकोनाजोल डेली अंटिल योर सिम्टम्स इंप्रूव। ठीक है ना? सिम्टम जब तक इंप्रूव नहीं होते तब तक डेली बेसिस पे यूज करो। ठीक है ना? क्योंकि ये क्या होते हैं, फंगल ग्रोथ को जो है वो रोक रहे होते हैं। तो स्विच कर दो शैम्पू टू द वंस और ट्वाइस अ वीक। ठीक है ना? और शेविंग माइट ईज द सिम्टम्स। ठीक है ना? यानी शेव करना भी आपके लिए ये बेहतर हो सकता है उस टाइम जब आपको ये कंडीशन डेवलप हुई भी, अब बेशक आप उसके बाद जो है वो ग्रो करो, लेकिन ये है कि शेविंग उस टाइम करना आपके सम टाइम सिम्टम्स को जो है वो ईज कर देता है। लेकिन कंडीशन अब आपको क्या बता दी गई कि अगर मूंछों पे या दाढ़ी पे सेबोरिक डर्माटाइटिस के सिम्टम्स हैं, ठीक है ना, लाइक कंडीशन जो है वो कुछ इस टाइप की हुई भी है कि रेडनेस है, पैचेस हुए हुए हैं, ठीक है ना, व्हाइट पैचेस, तो फिर आप ये जो है कोनास शैम्पू 1% ये यूज कर सकते हो। ठीक हो गया ना? उसके बाद अगर हम लोग कीटोकोनाजोल टैबलेट की बात करें, टैबलेट इतनी ज्यादा यूज नहीं होती क्योंकि इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं। ठीक है ना? स्टिल इसका जो है डोज हमें पता होना चाहिए, इसका ट्रीटमेंट हमें पता होना चाहिए। क्यूटेनियस सिस्टमिक दोनों इन्फेक्शन के लिए यूज होती है। 200 to 400 मिलीग्राम डेली फॉर 1 वीक टू 6 मंथ तक यूज होता है डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन। और चिल्ड्रन के लिए 3.3 to 6.6 मिलीग्राम पर केजी पर डे इसका डोज होता है। ठीक हो गया हमारे पास ये बात? तो यहाँ पर हमने कीटोकोनाजोल, कोनास शैम्पू, कोनास क्रीम, ठीक है ना, या फिर जेन कीटो के नाम से भी आती है, हाई सी की सोल्यूशन भी यानी कि शैम्पू भी अवेलेबल है, तो इन सब के नाम से ही आती है, तो इसको हमने कवर कर लिया यहाँ पर। ठीक हो गया? उसके बाद अगर आईलिड, यहाँ पर ये बड़ी इंपॉर्टेंट 2-3 पॉइंट्स रह गए कि अगर आईलिड्स पे भी बाजुकात वो होता है ना कि बच्चों की भी समटाइम डेवलप हुआ होता है सेबोरिक डर्माटाइटिस की वजह से, रेड वो पैचेस वगैरह, ठीक है ना, और फ्लेकिंग डैंड्रफ फील हो रहा होता है। ठीक है ना? तो क्या करना है, इफ योर आईलिड्स आर इन्फ्लेम्ड और स्केली, वॉश देम ईच नाइट। रात को रोज उसको साफ करें। यूज अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ बेबी शैम्पू मिक्स विद 2 कैपफुल्स ऑफ द वार्म वाटर। ठीक है? वार्म वाटर, ल्यूक वार्म वाटर, यानी कि गुनगुना या नीम गर्म पानी, जितना बेरेबल हो कि आपकी स्किन ना जले, आपकी आईज ना जले, उसके अंदर थोड़े से ड्रॉप बेबी शैम्पू, क्योंकि बेबी शैम्पू आंखों को चुभता नहीं है, उसको आपने क्या करना है, वाइप अवे करना है, उसको आपने मिक्स करना है। ठीक है? इन दोनों को, पानी को और बेबी शैम्पू के फ्यू ड्रॉप्स को जस्ट, ठीक है ना, और जो है कॉटन लेनी है, उसको उसमें डिप करना है और डैम्प, वार्म और डैम्प क्लॉथ से जो है वो उसको आप प्रेस कर सकते हो, या कॉटन से भी साफ कर सकते हो उसको। आंखों को भी साफ कर सकते हो, आईब्रोज एरियाज को आप साफ कर सकते हो। ठीक है ना? तो इसको साफ करते रहना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जब कंडीशन क्रस्ट जब ये डेवलप हो जाती है ना, ये स्केलिंग वगैरह, जैसे यहाँ पर आपको साइन एंड सिम्टम्स बताए हुए हैं कि फ्लेकिंग होती है, इचिंग होती है, स्केलिंग होती है डैंड्रफ से एसोसिएटेड, यानी कि फ्लेक्स बन रहे हैं, स्केल्स बन रहे हैं, क्रस्ट से डेवलप हो रही है, तो ये इन चीजों को साफ करने के लिए ये तरीके बताए हुए हैं सारे। ठीक है ना? उसके अलावा आपने बेबी की स्कैल्प, अगर बेबी में ये डेवलप हुआ हुआ है तो इफ यू इन्फेंट हैज अ माइल्ड क्रेडल कैप अगर उसको है, यानी कि यही इन्फेक्शन है, वॉश द स्कैल्प विद द माइल्ड बेबी शैम्पू, से इसको रोज साफ करें, जेंटली लूज कर दें स्केल्स को विद द क्लॉथ और एन इन्फेंट हेयर ब्रश करें बिफोर रिंसिंग आउट द शैम्पू, यानी कि शैम्पू निकालने से पहले जो है ना थोड़ा सा उसको कॉम्ब कर ले, ताकि जो उसके स्केल डेवलप हुए हैं ना वो क्या होता है, वो क्रस्ट ऑफ हो जाए, ठीक है ना, वो निकल जाए, वो रिमूव हो जाए। इफ स्केलिंग फिर भी प्रसिस्ट करती है तो पहले आप मिनरल ऑयल अप्लाई कर लें या ऑलिव ऑयल अप्लाई कर लें टू द स्कैल्प। ठीक है ना? 2 से 4 घंटों के लिए। ठीक है ना? फिर आप उसको शैम्पू को यूज करो और फिर शैम्पू से जो है वो क्रस्ट को रिमूव कर लो। क्रेडल कैप यूजली डिसअपेयर इन अ फ्यू वीक्स और मंथ्स में ही खुद ब खुद डिसअपेयर हो जाती है। अगर डिसअपेयर नहीं हो रही है तो फिर आप लोग जो है ये टिप्स वगैरह भी जो यूज कर सकते हैं, साथ साथ भी ये टिप्स यूज की जा सकती है, कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये माइल्ड है बहुत ज्यादा बच्चों के लिए। ठीक है ना? और आप इनको इजीली यूज कर सकते हो।
ठीक हो गई हमारे पास ये बात यहाँ पर। तो ये यहाँ पर कंप्लीट हुए कि कैसे आप लोग जो है सेबोरिक डर्माटाइटिस को जो है वो प्रिवेंट कर सकते हैं। सेल्फ केयर टिप्स हैं ये प्रिवेंशन के लिए कि इस हालत तक पहुंचने से पहले या इस हालत तक पहुंचने से पहले अगर थोड़ी थोड़ी कंडीशन है तो आप लोग किस तरह से उसको ट्रीट कर सकते हो। ऑब्वियसली मेडिकेटेड क्रीम्स, मेडिकेटेड वो क्रीम्स एंड एजेंट्स, मेडिसिन आर अवेलेबल, ठीक है ना। लेकिन ये क्या टिप्स हैं कि आप कैसे अपनी लाइफ को जो है वो बेहतर क्वालिटी ऑफ लाइफ को फॉर द टाइम बिंग इम्प्रूव कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आइसोकोनाजोल क्रीम आ जाती है, ये बहुत ज्यादा कॉमन है ट्रैवोकॉल ट्रैवोजेन के नाम से, ठीक हो गया ना। ये फॉर द टॉपिकल फंगल इन्फेक्शन के लिए यूज होती है। उसके बाद आ जाते हैं सिक्लोपैरोक्स एंड देन कम्स टोलनाफिर। उसके बाद सिस्टेमिक जो है अमाइन, ये इसका क्या है, स्ट्रक्चरली सिमिलर है एपिप्रोटोन ओलामाइन एंड ऑक्टोपायरोक्स, ये इसका ब्रांड नेम है, ठीक है ना। यानी कि इसका जो है ये ब्रांड नेम है किसका, पिक्रोटोन ओलामाइन का। और सिक्लोपायरोक्स जो है वो स्ट्रक्चरली सिमिलर है टू द पिक्रोटोन ओलामाइन से। समटाइम्स को लोग एक एक चीज भी कह देते हैं लेकिन ये स्ट्रक्चरली सिमिलर है। ये काम करता है इनहिबिट द ट्रांसपोर्ट ऑफ एसेंशियल एलिमेंट्स, ठीक है ना, प्रोटीन्स हो गया, ठीक है ना, और डिफरेंट एलिमेंट्स जो है वो जो आपके कार्बोहाइड्रेट है, जो भी चीज आयंस वगैरह जो भी फंगल इन्फेक्शन फंगल सेल जो है वो ले रहा होता है, उसको जो है ये ट्रांसपोर्ट को इनहिबिट करती है, डिस्टर्ब करती है सिंथेसिस ऑफ डीएनए सिंथेसिस इनहिबिट करती है, आरएनए सिंथेसिस, न्यूक्लियोटाइड वगैरह सबको इनहिबिट कर देगी ना, तो डीएनए प्रोटीन वगैरह कुछ भी नहीं बनेगा। स्पेक्ट्रम क्या है कि ये इफेक्टिव है अगेंस्ट द ट्राइकोफाइटन, एपिडेर्मोट्राइकोफाइटन, माइक्रोस्पोरम, कैंडिडा एंड मेलासीजिया के खिलाफ ये इफेक्टिव है। इसका 1% शैम्पू भी अवेलेबल है फॉर द सिबोरिक डर्माटाइटिस के लिए, अगेन ये भी शैम्पू बेस्ड फॉर्म में ये अवेलेबल है। टीनिया पीडिस, टीनिया क्रूरिस, टीनिया कॉर्पोरिस, क्यूटानियस कैंडिडाइसिस, टीनिया वेसिकुलर, ये सारे ट्रीट किए जा सकते हैं विद द 0.77% क्रीम इसकी आती है, जेल आती है, सस्पेंशन आती है। सस्पेंशन तो ऑब्वियसली वो डिपेंड करती है, अगर ओरल सस्पेंशन है तो उसको ओरल ही लिया जाएगा। अच्छा, इसका ब्रांड क्या, ब्रांड बहुत कॉमन है, स्टाइप्रॉक्स शैम्पू, स्टाइप्रॉक्स लिक्विड के नाम से ये अवेलेबल है फॉर डैंड्रफ और सेबोरिक डर्माटाइटिस के लिए ये यूज होती है, ठीक है ना। तो इसका भी ब्रांड नेम हमने देख लिया, बाकियों के भी ब्रांड नेम मैं आपको बताती जा रही हूँ कि कौन कौन से मार्केट में अवेलेबल है, किस किस फॉर्मुलेशन में अवेलेबल है। देन कम्स टोलनाफेट। टोलनाफेट भी अवेलेबल होता है आपके पास मार्केट में। टोलनाफेट जो है डिस्टॉर्ट करता है फंगल हाइपी को और स्टंट करता है माइसीलियल ग्रोथ इन द ससेप्टेबल पंजाब। Tornafed is effective against the epidermophyton, microsporum, malassezia, purpur. ठीक है ना, Tornafed is not effective against the candida. This is also again very important from the MCQ's point of view कि Tornafed आप नहीं यूज कर सकते कैंडिडा इन्फेक्शन के लिए क्योंकि ये इफेक्टिव नहीं है, ठीक है। उसके अलावा ये भी टीनिया पीडिस, टीनिया क्यूरोरिस, टीनिया कॉर्पोरिस के इफेक्टिव है, ठीक है। इट इज अवेलेबल एज अ 1% क्रीम सोल्यूशन एंड पाउडर, ये अवेलेबल होता है, ठीक है। ओके, सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड द फंगल स्किन इन्फेक्शन। अब ये दिखते कैसे हैं, अभी तक हमने बात की कि ये जो है इन्फेक्शन को देना क्या है, किस कौन सी क्रीम कितने ड्यूरेशन तक के लिए देनी है। अब हम देखने जा रहे हैं कि कौन कौन से फंगल इन्फेक्शन है वो दिखते कैसे हैं, इनकी आइडेंटिफिकेशन क्या है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक फार्मेसी पे खड़े हो, फार्मासिस्ट हो, या फिर आप जो है फिजिशियन हो, ठीक है ना, हॉस्पिटल में बैठे हो, आपको पता होना चाहिए कि फंगल इन्फेक्शन दिखता कैसा है, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें सबसे पहले टीनिया पीडिस की, जो कि एक एथिलेट फंगल इन्फेक्शन होता है, एथिलेट फुट्स इन्फेक्शन होता है, ठीक है ना। ये ज्यादातर क्या होता है, नमी की वजह से डेवलप होता है, ठीक है ना। आपके पाँव में नमी है, लाइक पाँव धोया है या फिर आपने जो है वो बंद जूते पहने हुए हैं, उस वजह से हो जाता है। सॉक्सेस जो है वो आप चेंज नहीं कर रहे हो, या फिर सॉक्सेस पहनी हुई और गर्मी बहुत है, कॉन्टिन्यूसली आपकी यही रूटीन है, ठीक है ना, काफी बंद और टाइट बूट्स पहनना, सॉक्सेस पहनना, तो समटाइम्स जो है ये फंगल इन्फेक्शन, क्योंकि अपॉर्चुनिस्टिक होते हैं, जहां पर भी नमी रहेगी कॉन्टिन्यूसली वहां पर साफ सफाई नहीं होगी, सॉक्सेस का चेंज ना करना, जूतों को ड्राई ना करना, ठीक है ना, जूते वेट टू वेट स्वेट से, और नेक्स्ट डे वही जूते पहन रही है, ठीक है ना। इसका ये भी होता है कि जब आप जूते पहने तो आपने जो है ना उसको सनलाइट पे थोड़ा सा उसको ड्राई भी करें, जब आप, क्योंकि आप जूते तो रोज रोज चेंज नहीं किए जा सकते ऑब्वियसली, तो उसको कहते हैं सनलाइट पे आप उसको ड्राई करो अच्छी तरह, ठीक है ना। इसके लिए क्या होगा कि बैक्टीरिया भी किल होते हैं, जो भी माइक्रोब्स वगैरह होते हैं वो किल होते हैं, इन्फेक्शन होने के चांसेस कम होते हैं, खासतौर पे ऐसे अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास टीनिया कॉर्पोरिस, जो कि क्या है, रिंग वॉर्म ऑफ द स्किन, ठीक है ना, यानी कि स्किन के ऊपर रिंग वॉर्म्स बने होंगे, बहुत ज्यादा रिंग बने होंगे, एक बना होगा रिंग या दो बने होंगे या फ्यूज हो रहे होंगे आपस में वो, ठीक है। फिर टीनिया कैपिटास आ जाता है, देन कम्स टीनिया कैपिटास, जो कि स्कैल्प रिंग वॉर्म है, ठीक है ना। उसके बाद आ जाता है टीनिया क्रोरिस, जिसको जॉब एच भी कहा जाता है, एंड ब्रॉन्ज इन्फेक्शन। अच्छा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी गेट आइडेंटिफाइड
ये यूजुअली मॉइस्ट एरियाज में होगा, ठीक है ना। रैशेस जो है वो आपकी क्रीज जो होती है ना ग्रोइंस की, वहां पर से डेवलप होना शुरू होगी, और मतलब वो अपर थाई की तरफ जा रही होगी, ठीक है ना। आप आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड। अच्छा, इसका ये क्या होगा कि इसका सेंटर एरिया जो जहाँ कहीं पे ये रिंग वॉर्म्स बने होते हैं ना, इनकी निशानी क्या होती है कि सेंटर एरिया जो है ना क्लियर होता है, क्योंकि रैश जो है ना वो स्प्रेड कर रहा होता है। तो जो बाउंड्रीज होती है ना रैश की, वो जरा थिक होती हैं, थोड़ी सी रेज्ड होती हैं, और वो ज्यादा प्रोमिनेंट होती हैं एज कम्पेयर टू द इन टर्म्स ऑफ रेडनेस, ठीक है। अगर रेडनेस का कंपैरिजन किया जाए तो सेंटर में रेडनेस कम होगी, और साइड्स में, जैसे मैं आपको अभी दिखा सकती हूँ यहाँ पर, तो ये देखें। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास क्या है कि ये जो बाउंड्रीज है ना, इसमें रेडनेस ज्यादा है, ये सेंटर में कम है, ठीक है। अब यहाँ पर ये दो फासले पे हैं, ये कुछ जो है वो ज्वाइन हुए हुए हैं, तो ये क्या है, आपको पता चल रहा है कि ये क्या है, फंगल इन्फेक्शन है। अगर इसके ऊपर सिल्वरी ड्रॉप्स लाइक अपीयरेंस भी हो, सिल्वरी ड्रॉप्स लाइक अपीयरेंस और सिल्वरी क्रस्ट हो उसके ऊपर, तो वो सोराइसिस होती है, ठीक है ना। ये भी इनकी आइडेंटिफिकेशन बड़ी ही डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई होता है कि आप सोराइसिस को किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हो या डिस्टिंग्विश कर सकते हो आप फंगल इन्फेक्शन से, ठीक है ना। तो ये आपका फंगल इन्फेक्शन आ जाता है। अगर आप सोराइसिस को ट्रीट देखोगे तो आपको पता चलेगा कि उसको कितनी ज्यादा सिल्वर और व्हाइट क्रस्ट होती है, ठीक है ना। और ऑयल ड्रॉप लाइक ना पेरेंट्स होती है उसकी, कि उसके ऊपर ऑयल ड्रॉप जैसे गिरे होते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बता रही थी कि रैशेस के जो बॉर्डर्स होंगे ना विद स्मॉल ब्लिस्टर होंगे, इची होगा, स्केली होगा, ठीक है ना, रेड होगा, ब्राउन कलर भी हो सकता है, पर्पल और ग्रे भी हो सकता है, ठीक हो गया। अब यहाँ पर तो थे हमारे पास फंगल स्किन इन्फेक्शन की जो है वो ग्रोइंस में हो या स्कैल्प में हो या रिंग वर्म हो स्किन का, कहीं पर भी उसकी अपीयरेंस कुछ इस टाइप की होगी, एक्सेप्ट ऑफ, और ये यूजुअली ड्राई होते हैं, ठीक है, एक्सेप्ट ऑफ एथिलेट फूड। अच्छा, यहाँ पर हम लोग स्पेसिफिक सिम्टम ऑफ फंगल इन्फेक्शन देखते हैं। नंबर वन, वही बात, ये शार्प मार्जिन है, वेल डिफाइंड बॉर्डर्स होंगे, इचिंग बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट एक साइन होता है, इचिंग, इरिटेशन एंड बर्न, दिस इज वेरी वेरी प्रोमिनेंट साइन ऑफ फंगल इन्फेक्शन। ये इचिंग से एसोसिएटेड होती है, खासतौर पे एकदम से खारिश शुरू होना और उसको कंटिन्यू रहना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट साइन है। लेजन्स जो भी होते हैं यूजुअली ड्राई होते हैं और स्केली होते हैं, एक्सेप्ट इन द केस ऑफ एथिलेट फूड, उसके अभी हम लोग देखते हैं कि उसके कैसे लेजन्स दिखाई देते हैं। लेजन विद द क्लियर सेंटर बिकॉज द सेंटर एरिया इज रेजिस्टेंट टू द कॉलोनाइजेशन, वहां पर उनसे कॉलोनाइज नहीं किया जाता, फंगल की एक वो होती है, लैकिंग होती है उनमें, कि उनको दरमियान में कॉलोनाइज नहीं किया जा रहा होता उनसे। देन कम्स एथिलेट फूड, सबसे पहले आ जाता है एथिलेट फूड कैसा दिखता है। अच्छा, ये मेरे ख्याल में 70 या 50% तो पॉपुलेशन ने इस चीज को देखा होगा। सर्दियों में भी होता है, गर्मियों में भी हो जाता है, बंद जूते पहनने से बच्चों में भी हो जाता है, ठीक है ना। ये बहुत कॉमन चीज है, इससे कम ज्यादा हो जाता है, ये स्वेरेटिक्स बहुत ज्यादा दिखाई हुई है, ठीक है ना, कुछ इससे कम भी हो सकता है। ये भी फंगल इन्फेक्शन एथिलेट फूड की है, ठीक है। तो ये दोनों आ जाता है। इसकी क्या है साइन, इचिंग, खारिश बहुत होता है, फिजर हो जाता है, फिजर होता है कट पड़ जाना, ठीक है ना। जैसे ये कट आपको नजर आ रहा होगा ना, ये चीज ये पड़ जाते हैं, फ्लेकिंग, स्किन वहां से उतरना शुरू होना, अपीयरेंस ऑफ व्हाइट एंड सॉगी ड्यू टू मैसेरेशन, क्योंकि स्किन वहां से ना मैसेरेट हो रही होती है, गल रही होती है, आप लोग ये समझ लो। तो वहां से ना स्किन आपकी बहुत व्हाइट और सॉगी सी और नरम नरम सी होती है ना, उतर रही होती है आपके टोस के दरमियान। यूजुअल साइड इज बिटवीन द टो वेब, जो आपके पाँव में होता है उनके तरफ फोर्थ वेब स्पेस के दरमियान, बहुत कॉमन होता है ये। अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें, इसके साथ हम लोग टीनिया कॉर्पोरिस को भी देख लेते हैं। मेनली ये इफेक्ट करता है ट्रंक को, एक्सक्लूडिंग द फेस। इसमें फेस नहीं, कॉर्पोरिस है ना, तो इसमें सिर्फ ट्रंक अफेक्टेड होगा, इसमें फेस नहीं होंगे, इसमें हैंड नहीं होगा, इसमें फीट नहीं होगा, स्कैल्प नहीं होगा, ग्रोइंस एरिया नहीं होगा, ठीक है ना। टीनिया कॉर्पोरिस सिर्फ ट्रंक को अफेक्ट करता है, विच मेनली डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम द डिस्कॉइड डर्माटाइटिस, ठीक है ना। डिस्कॉइड डर्माटाइटिस में ये सारी चीजें इफेक्ट होती हैं, ठीक है। प्रेजेंटेशन क्या है, इची, पिंक, रेड, स्केली, लाइटली रेज्ड एनुलर पैचेस विद वेल डिफाइंड बॉर्डर्स अपीयर लाइक रिंग्स। अब ये रिंग्स लग रही है ना आपको, बिल्कुल। और ये इची भी होती हैं बहुत ज्यादा, पिंक भी, पिंकिश रेड सा इनका कलर होता है, एनुअल वेल डिफाइंड इनके बॉर्डर्स होते हैं। लेजन में भी सिंगल भी हो सकता है एंड ओवरलैपिंग, जैसे इस केस में ओवरलैपिंग है, इसमें काफी ज्यादा ओवरलैप हो रहे हैं, ये सिंगल है। ओवरलैपिंग हो सकता है और न्यूमरस भी हो सकता है, एक भी हो सकता है कि सिर्फ एक किसी बॉडी पार्ट में डेवलप हुआ हो, और ये भी हो सकता है कि न्यूमरस हो। अच्छा, यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको बताया साइन के, सोराइसिस से आप लोग कैसे डिस्टिंग्विश करते हो, क्योंकि सोराइसिस के भी यूजुअली राउंड होते हैं, लेकिन इतने वेल डिफाइंड नहीं होता, राउंड भी होता है। इसका जो डिफरेंस होता है वो ये होता है कि जो फंगल होता है ना, वो कभी भी सिमेट्री में नहीं आता, ठीक है ना। लाइक अगर आपको एक हाथ पे हुआ हुआ है, तो जरूरी नहीं कि दूसरे हाथ पे भी होगा, दिस इज नॉट कंपल्सरी। बाय चांस हो जाए, टच की वजह से, कॉन्टैक्ट की वजह से हो जाए, तो वो सेकेंडरी थिंग है। लेकिन कभी भी इनिशियल स्टेजेस पे आपको दोनों हाथों पे एक ही जगह डेवलप हो गया, ऐसा नहीं होता यूजुअली।
पाँव पे समटाइम्स ऐसा हो जाता है क्योंकि पाँव में आपकी कंडीशन सेम होती है ना, आपने जूता एक ही पहना हुआ, सॉक्स एक ही तरह की पहनी हुई है, तो वो कंडीशन सेम होने की वजह से हो सकता है। लेकिन वो भी रेयर है कि आपका दोनों पाँव में ही होगा डेवलप, बाज़-औक़ात एक में भी हो जाता है। लेकिन सोरायसिस में क्या होता है, हमेशा एट द सेम टाइम जो है, एट द सेम इंटेंसिटी के साथ जो है, वो दोनों सिमेट्री में मतलब होता है कि एक बॉडी पार्ट में हुआ हुआ तो दूसरे बॉडी पार्ट में भी सेम टाइम पे सेम सिमेट्री पे होता है। दिस इज़ वेरी यूजुअल आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, एक तो सिल्वरी अपीयरेंस होती है और इसके अलावा ये भी होता है कि वो ज़्यादातर सिमेट्री में एग्ज़िस्ट करते हैं। समटाइम ये भी सिमेट्री में आ जाते हैं फंगल इन्फेक्शन, लेकिन यूजुअल इनकी ये नेचर नहीं है कि ये सिमेट्री में एक्ट कर लें। ठीक है। अच्छा, अब हम लोग देख लेते हैं कि इनका ट्रीटमेंट क्या है, क्योंकि ये फंगल स्किन इन्फेक्शन है, इसमें हमने 3 देखे। एक हमारे पास एथिलेट फुट आया और एक हमारे पास टीनिया कॉर्पोरिस आ गया, ठीक है ना? और टीनिया क्रूरिस भी इसी तरह की प्रेज़ेंटेशन रखता है, ठीक है? इनके लिए ट्रीटमेंट क्या है? बिफोनाज़ोल क्रीम वन्स डेली भी अप्लाई की जाती है, ठीक है ना? बिफोनाज़ोल क्रीम भी बायोफार्मेक के नाम से आई गेस आती है मार्केट में, ठीक है? कीटोकोनाज़ोल लोशन भी आता है, कोनास के नाम से आता है, कीटोकोनाज़ोल लोशन आता है, कीटोकोनाज़ोल क्रीम आती है, कोनास क्रीम आती है, कोनास शैम्पू आता है। ठीक है? तो ये दिन में 2 दफ़ा अप्लाई की जाती हैं, ठीक है? दिन में 2 दफ़ा ये क्रीम अप्लाई की जाएगी फॉर 1 टू 4 वीक, 1 से 4 हफ्ते तक के लिए। कंटिन्यू टू यूज़ फॉर 2 टू 3 डेज़ आफ्टर द रेज़ोल्यूशन ऑफ द इन्फेक्शन एंड दिस इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रिवेंशन ऑफ रिकरेंस, के बार-बार जो हो जाता है इन्फेक्शन उसको प्रिवेंट करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप एक फंगल इन्फेक्शन के लिए आप कोई क्रीम यूज़ कर रहे हो, उसको कम से कम 2 या 3 दिन या डिपेंडिंग अपॉन द रिकमेंडेड गाइडलाइंस आप उसको समटाइम्स 1 हफ्ता भी यूज़ किया जाता है, समटाइम्स 3 या 4 हफ्ते भी यूज़ किया जाता है। उस क्रीम को, उस मेडिसिन को डिपेंड करता है कि आपको आपकी गाइडलाइंस क्या प्रोवाइड की गई हैं और ये हर मेडिकेशन का चेंज होता है। जैसे मैंने बताया कीटोकोनाज़ोल का अलग है, ये 2 टू 3 डेज़ है। समटाइम्स जो है वो 2 टू 4 वीक्स भी अप्लाई किया जा रहा होता था फॉर द प्रिवेंशन ऑफ द रिकरेंस, ठीक है? अगर मिकोनाज़ोल क्रीम आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है ना? डेक्टारिन क्रीम यूज़ कर रहे हो, तो भी ट्वाइस डेली यूज़ करना है एंड कंटिन्यू टू फॉर 10 डेज़। लाइक अभी सामने एग्जांपल आ गई है, 2 टू 3 डेज़ तक आपने अप्लाई करना था, ठीक है ना? कीटोकोनाज़ोल और यहाँ पर जो है वो आपने 10 डेज़ तक अप्लाई करना है मिकोनाज़ोल, अगर आप देख रहे हो आफ्टर रेज़ोल्यूशन, और मिकोनाज़ोल प्लस हाइड्रोकोर्टिसोन अगर आप लोग इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है? अगर मिकोनाज़ोल का हाइड्रोकोर्टिसोन है, तो फॉर द चाइल्ड जो है वो मोर देन 10 इयर्स उसको देना है आपने, ठीक है? मतलब जो 10 साल से बड़ा बच्चा होगा उसको आपने फिर ये देनी है अगर स्टेरॉइड आप ऐड कर दो, ठीक है? नेक्स्ट हम टर्बीनासन जैसे लैमिसिन क्रीम, टर्बिडन क्रीम आ जाते हैं, टर्बिसिल क्रीम बहुत कॉमन है। वो अगर दे रहे हो तो वो भी 16 साल से ऊपर के बच्चे को जाएगी, ठीक है ना? वो भी आप 16 साल से कम के बच्चे को दोगे तो उसको इरिटेशन हो जाती है। यूजुअली यानी कि सेफ जो क्रीम है वो क्या है? ये जो आपके पास है ना एज़ोल्स एंटीफंगल है, इनमें ही ज़्यादा सेफ है बच्चों के लिए, ठीक है ना? अगर स्टेरॉइड के बगैर दिए जाएँ। जो लैमिसिल, ये टर्बिसिल, ये जो टर्बिनाफाइन है ना, ये 16 साल से बड़े के उम्र के बच्चे होंगे ना, उनके लिए आप अप्लाई कर सकते हो, उनको दे सकते हो, ठीक है? उसके बाद क्लोट्रिमाज़ोल बहुत कॉमन आ जाती है, क्लोट्रिम के नाम से, डर्मोस्पोरिन के नाम से, कैनिस्टेन के नाम से, ठीक है? तो ट्वाइस अ डे एक्सेप्ट यूज़ किया जा सकता है, एक्सेप्ट दैट दोज़ डेवलप विद द स्टेरॉइड। अच्छा, जब स्टेरॉइड के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं ना, जैसे हाइड्रोज़ोल क्रीम आती है या फिर क्रीमाज़ोल क्रीम आ जाती है या क्लाज़ोल क्रीम आ जाती है, तो उसमें क्या होता है फिर आपने स्टेरॉइड के साथ इस्तेमाल करा तो आपने बस दिन में 2 दफ़ा अप्लाई करनी है, इससे ज़्यादा नहीं। इसके अलावा जो टॉपिकल एजेंट्स जो होते हैं वो है टोलनाफेट आ जाता है आपके पास, एंडिकोनेट आ जाता है, बेंज़ोइक एसिड आ जाता है। बेंज़ोइक एसिड क्या करता है? डिक्रीज़ करता है फंगल पीएच, ठीक है? इसके अलावा ग्रीजियोफुल्वन आ जाता है, ठीक है? तो दिस इज़ ऑल अबाउट फंगल स्किन इन्फेक्शन दिखता कैसा है? ये स्किन की बात हो रही है। अब आ जाता है फंगल नेल इन्फेक्शन, दिस इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, फंगल नेल इन्फेक्शन में डिफरेंट तरह के जो है ना वो आपको प्रेज़ेंटेशंस मिलेंगी। तो हमको सबको जो है वो डिफरेंट शेड करना पड़ेगा एक-दूसरे से। तो सबसे पहले आ जाता है डिस्टल लेटरल सबउंगल ओन्कोमाइकोसिस, जिसको डीएलएसओ भी कहते हैं। ये मेनली इफेक्ट करता है बिग टू को और येलोइंग स्टार्ट होना शुरू होता है द डिस्टल पार्ट ऑफ द टू या फिर साइड ऑफ द नेल, यानी कि जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि साइड ऑफ द नेल से ना येलो होना शुरू हो जाएगा या फिर यहाँ से जो है ना आपके पास डिस्टल पार्ट से आगे से आपको येलो होना शुरू हो जाएगा। तो ये एक बड़ा कॉमन साइन है इसका ओन्कोमाइकोसिस का। फिर आ जाता है आपके पास प्रोक्सिमल सबउंगल ओन्कोमाइकोसिस। प्रोक्सिमल जो है वो हमारे पास येलो और व्हाइट स्पॉट अपीयर एट द बेस ऑफ द नेल, आई इन द हाफ मून पार्ट होता है ना आपका, यानी कि ये जो एरिया होता है यहाँ पर बनता है आपका हाफ मून इस तरह से। इस पार्ट में जो है वो येलो स्टार्ट होगी तो वो प्रोक्सिमल कहलाएगी, ठीक है ना? है दोनों ओन्कोमाइकोसिस ही, और अगर वो स्टार्ट ऊपर वाले पार्ट में स्टार्ट होगी, साइड पे स्टार्ट होगी तो वो डिस्टल कहलाएगी, डीएलएसओ एंड पीको। अब इसको आपने डिस्टिंग्विश करना होता है। अच्छा, यहाँ पर एक और आ जाती है सुपरफिशियल व्हाइट माइकोसिस, ठीक है ना? अगर इन द प्रीवियसली डैमेज, पहले से कोई डैमेज नेल है,
ठीक है, उसमें क्या होगा, चॉकी व्हाइट अपीयरेंस होगी एंड कैन बी स्क्रैप्ड ऑफ द नेल सरफेस, यानी कि अगर आप इसको स्क्रैप ऑफ करोगे ना तो ये उतर जाएगी। ठीक है, और ये क्या होती है, ज्यादातर बेस ऑफ द नेल में आपको ज्यादातर नजर आएगी। ठीक है ना, तो ये तीन चीजें आ जाती हैं, इन तीनों को आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से जो है ये किस किस तरह की ऑन्कोमाइकोसिस जो है वो एग्जिस्ट करती हैं। आपके बेस को भी इफेक्ट कर सकती है, आपके फ्रंट सेक्शन ऑफ द नेल्स को, टॉप साइड को भी इफेक्ट कर सकती है। और प्रीवियसली डैमेज नेल के ऊपर अपॉर्चुनिस्टिक, बीइंग एन अपॉर्चुनिस्टिक ऑर्गेनिज्म, क्योंकि फंगल एक अपॉर्चुनिस्टिक है, जहां पर भी इम्यूनिटी कम हो गई वहां पर ये इन्फेक्शन डेवलप होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक हो गया, उसके बाद आ जाता है इसका क्या ट्रीटमेंट है। ठीक है, अच्छा इस पे भी वो क्रीम्स वगैरह लग सकती हैं, ये जो भी क्रीम है ना लग सकती है, नो डाउट इनका भी एफिकेसी है इन क्रीम्स की। ये जितने भी क्रीम्स बताई हैं इनकी भी एफिकेसी होती है, लेकिन आपने ड्यूरेशन आपको पता है ना, टाइम ड्यूरेशन मैंने बताया टो नेल के लिए जरा ज्यादा होती है। समटाइम उसके लिए ओरल सप्लीमेंटेशन भी रिक्वायर्ड होते हैं, लेकिन अगर हम लोग बात करें कि मार्केट में स्पेसिफिकली क्या अवेलेबल है नेल्स के लिए, तो वो है ऑक्टोपायरोक्स है, जो कि पिकोटोन ओलामाइन आ जाता है। ठीक है, इसके अलावा रोजमेरी ऑफिशिनेली, किसके अंदर मौजूद है, लैक्रेल नेल लोशन, यानी ये ब्रांड नेम क्या है आपके पास मार्केट में, लैक्रेल नेल लोशन के अंदर ऑक्टोपायरोक्स मौजूद है एंड रोजमेरी ऑफिशिनेली मौजूद है। अब इसका तरीका क्या इस्तेमाल का, क्योंकि मैंने आपको पहले कमिटमेंट की कि हमने तरीका इस्तेमाल जरूर बताना है, राइट मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज आवर मेन गोल। ठीक है, अच्छा यहाँ पर क्या आ जाता है, फाइल करना है अपने नेल को, जैसे फाइल करते हैं उसको करना है, अपने नेल को फाइल करना अच्छी तरह एज मच एज पॉसिबल, फिर उसको साफ करना अच्छी तरह स्वैप से, फिर लोशन को अप्लाई करना, लोशन को ड्राई होने देना, और ये उस वक्त तक अप्लाई करना है आपने जब तक आपका हेल्दी नेल वापस नहीं आ जाता। ठीक है, उसके बाद आ जाता है एमोरल फाइन, इसका भी सेम तरीका, ये भी मार्केट में अवेलेबल होता है। ठीक है, उसको भी सेम तरीका है। उसके बाद आ जाता है ओरल थ्रश, ओरल थ्रश के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ये अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, इन द फॉलोइंग इंडिविजुअल, क्योंकि इनकी इम्यूनिटी कम होती है। नंबर वन, इन्फेंट्स, जो कि 4 हफ्ते का बच्चा है उसके लिए, डेबिलिटेटेड पेशेंट, ओल्डर पेशेंट है, बेड रिडन है उनके लिए, बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो डेवलप कर जाते हैं। फिर पैथोलॉजी बेस्ड अगर हम लोग देखें तो डायबिटीज के पेशेंट होते हैं, ठीक है ना, क्योंकि उनमें मिठास वगैरह, उनकी शुगर हाई रहती है, वो डेवलप हुआ होता है। फिर जीरोस्टोमिया के पेशेंट जो होते हैं, फिर इसके अलावा कुछ मेडिकेशन जैसे रिचन एंटीबायोटिक थेरेपी लियो, एमॉक्सिसिलिन या मैक्रोलाइड्स, क्योंकि ये नेचुरल जो आपका फ्लोरा होता है ना उसको डिस्टर्ब कर देते हैं, क्योंकि आपके माउथ में भी फ्लोरा एग्जिस्ट करता है। ठीक है ना, और वो गुड फ्लोरा आपको प्रोबायोटिक्स में मैंने जो लेक्चर है उसमें सारा कुछ प्रोबायोटिक्स के बारे में बताया हुआ है कि किस किस तरह के प्रोबायोटिक्स नेचुरली है, प्रीबायोटिक्स क्या है नेचुरली, और इसके अलावा ब्रांड्स कौन से अवेलेबल हैं, कैसे यूज करना है प्रोबायोटिक्स का सारा हम कुछ कवर कर चुके हैं। तो अब ये मेरे ख्याल में दोबारा से बताने की जरूरत नहीं है, ये मेडिकेशंस जो हैं वो किस तरह से आप लोग एंटीबायोटिक थेरेपी किस तरह से नेचुरल फ्लोरा को इफेक्ट करती है। फिर इसके अलावा इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड, एज आई टोल्ड यू बिफोर, के पेशेंट शुड बी इनकरेज टू यूज स्पेसर, इसलिए स्पेसर का इस्तेमाल करवाया जाता है कि वो डायरेक्ट जो है वो ना हो, और डायरेक्टली जो है वो सांस के वो आपके नालियों में जाए, मेडिकेशन मुंह में ना लगे। गन्स पे से इसलिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा आपने वॉश भी करना होता है जब भी स्टेरॉइड यूज करें। फिर इसके अलावा इल फिटेड डेंचर्स जो होते हैं, आपने दांत लगवाए हुए नकली दांत, वो जो डेंचर्स पहनते हैं अक्सर बूढ़े लोग, उनमें इल फिटेड फिटिंग सही ना हो, उस वजह से भी ये डेवलप हो जाता है। अब अगर हम लोग क्लिनिकल फीचर्स देखें ओरल थ्रश के, तो क्या होता है, जैसे मैंने आपको एज आई टोल्ड यू बिफोर कि क्रीमी व्हाइट सॉफ्ट एलिवेटेड पैचेस हो जाते हैं दैट कैन बी वाइप्ड ऑफ, रिवीलिंग द अंडरलाइंग इरिथमेटोसिस म्यूकोसा। ठीक है ना, यानी कि व्हाइट सॉफ्ट एलिवेटेड पैचेस होते हैं। ठीक है, क्रीमी से, जैसे क्रीम नहीं खाई होती है, क्रीम आपने देखी होगी, आप उसको स्क्रैप ऑफ करोगे, वाइप ऑफ करोगे तो अंडरलाइन जो है ना वो म्यूकोजा, रेड सा म्यूकोजा आपको नजर आएगा। पेशेंट इसके साथ सिम्टम्स भी आ जाते हैं कुछ पेशेंट को, बॉडी पेन होना, ठीक है ना, मेलेस होना, लॉस ऑफ एपेटाइट होना, ये डिस्कम्फर्ट है तो अजीब सी महसूस हो रहा है। ठीक है, ये ज्यादातर चीक्स चीक्स का मतलब है कि ओरल म्यूकोजा के साथ, जो आपके चीक्स साइड पर जो ओरल म्यूकोजा अंदर की तरफ, माउथ का जो इनर म्यूकोजा आप समझो, वहां पर डेवलप होते हैं, टंग में, जुबान के ऊपर अपेयर हो जाते हैं। और अगर इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड की वजह से हो रहा है तो फिर लेजन आपके फ्रेनेक्स में भी नजर आएंगे। ठीक है, अनलाइक माइनर एक्टस अल्सर, जो कि राउंड ओवल पंक्चर्ड आउट अल्सर होता है, वेयर म्यूकोजा इज नॉट बाउंड टू बोन, यानी कि ये आपने बहुत ज्यादा देखा होगा मेरे ख्याल में, तकरीबन पेशेंट ने भी सफर किया होता है इससे तो, और फार्मासिस्ट फिजिशियन उन्होंने भी बचपन में कहीं ना कहीं या तो खुद देखा होता है या बहन भाइयों में से किसी ना किसी को ये अल्सर हुआ होता है। इसको कहते हैं आप लोग आम जुबान में छाला निकल आया। ठीक है ना, तो ये छाला नहीं होता, ये असल में किसी क्या होता है, अल्सर फॉर्म हुआ होता है डिफरेंट रीजन की वजह से, इसके पीछे डिफरेंट रीजन होते हैं।
बट दैट इज नॉट आवर टारगेट। हमारा टारगेट है कि हमारे ओरल जो है वो म्यूकोजा को कैसे हमने देखना है। ये अभी आप लोग स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे कि किस तरह से जो है ना ये नजर आता है, ठीक है ना। माइनर एप्पस आंसर किस तरह नजर आता है और आपके पास जो ओरल थ्रश है वो किस तरह से नजर आता है, ठीक है। इसके अलावा जो है माइनस एप्पल अल्सर और इसके अलावा लाइकन प्लैनेट्स जो है वो स्पाइडर वेब टाइप पैटर्न होता है इसका, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ये बड़ा कॉमन है इसका, मैं बताती चलूँ क्योंकि अब टॉपिक शुरू हुआ है तो थोड़ा सा इसके बारे में बता देती हूँ। यहाँ पर क्या है कि इसके लिए आपने क्या यूज करना होता है, इसके लिए सोमोजेल भी यूज हो सकते हैं, वो तो सबको पता होता है। डेंटिसेप्ट जेल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी एक जेल है, एंटीसेप्टिक जेल बेस्ड है, वो भी यूज हो सकती है, ठीक है। माइनस एप्पस अल्सर, अच्छा यहाँ पर पंक्चर्ड आउटसा नजर आता है। अब इसमें और जो आप देख रहे होंगे ओरल थ्रश में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, ठीक है। अब हम इसका ट्रीटमेंट देख लेते हैं, ओरल थ्रश का क्या ट्रीटमेंट है। डेक्टर इन ओरल जेल मिकोनाजोल इज रिकमेंडेड 4 times a day in all the ages above 4 months। अच्छा, यहाँ पर बात हो रही है 4 वीक्स का जो बच्चा होगा उसके लिए, वहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं, मिल्स का ड्रॉप्स वगैरह भी दे सकते हैं, ठीक है। डोजेज जो है मिकोनाजोल की वो क्या है, 20 mg पर केजी पर डे डिवाइडेड 4 times a day। ड्रग इंटरेक्शन आर प्रेजेंट, मिकोनाजोल के ड्रग इंटरेक्शन है, ठीक है। फॉर द डेंचर वेयर, जो डेंचर वेयर पर करते हैं, जो दांत लगाते हैं नकली, जो रात को उतारने होते हैं, उनका क्या हिसाब है। उन्होंने क्या करना है, रात को उन्होंने डेंचर अपना उतारना है, उसको अच्छी तरह से ब्रश करना है विद दिस जेल, डेक्टारिन ओरल जेल, यानी मिकोनाजोल ओरल जेल हो, मैकनाज ओरल जेल हो, कोई भी ओरल जेल हो जिसके अंदर मिकोनाजोल मौजूद है, कोई भी ब्रांड की किसी भी एरिया में, ऑब्वियसली रीजन रीजन वेरी करता है, पाकिस्तान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, हर जगह ब्रांड्स वेरी करते हैं, लेकिन हम क्या बात कर रहे हैं, हम लोग जेनेरिक बेस्ड बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने जेल से अच्छी तरह साफ करना है डेंचर्स, कंटिन्यू द ट्रीटमेंट टिल 2 days, ठीक है। अब 2 दिन तक बाद में भी आपने जो है क्लियरेंस ऑफ इन्फेक्शन के बाद आपने इस्तेमाल करते रहना है। एक तो ये ऑप्शन हो गया, दूसरा कहता है नाइस्टेटिन। नाइस्टेटिन यानी निलस्टैट ड्रॉप्स, ये निजिलेबल एब्जॉर्प्शन है, स्पेशल स्क्वालन स्पेशल स्क्विड हम पढ़ चुके हैं। इन्फेंट का डोज हम पढ़ चुके हैं, 2 ml 4 times a day हो सकता है, 1 ml ऑन ईच साइड एंड रिटेन इन द माउथ एज मच एज यू, ठीक है। अब यहाँ से फॉरवर्ड जो है टिपिकल फंगल इन्फेक्शन, बेशक वो ओरल हो, बेशक वो आपके पास वेजाइनल हो, ठीक है, आपके पास टॉपिकल हो, क्यूटेनियस बेस्ड हो, किसी भी किस्म के फंगल इन्फेक्शन हो, आप उसको किस तरह से ट्रीट कर सकते हो, ये सब कुछ इसमें इंक्लूड हो गया है। अब कुछ लोग कहते हैं कि, कुछ लोग कहेंगे ओरली भी जो है वो वो मेडिसिन दी जाती है, कैप्सूल्स दिए जाते हैं, ट्राकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल, वो सारा कुछ जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में कवर हो जाएगा, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट, अगर आपको कुछ भी समझ ना आया हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, फेसबुक पेज का लिंक होगा उससे, उसके भी थ्रू आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई भी बात होगा, कंफ्यूजन हो, आप क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। और इस लेक्चर को अगर आपको कुछ भी समझ आया तो आपने सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको जरूर शेयर करना। दिस इज वेरी कम्प्रिहेंसिव इन्फॉर्मेशन, ठीक है, और ये डिफरेंट सोर्सेज से लिए गए डॉक्यूमेंट है, आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो फॉर द फ्यूचर यूज, ठीक है। तो और आप इसको अपने फील्ड में अप्लाई कर सकते हो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। और अगर कुछ पेशेंट्स देख रहे हैं तो ऑब्वियसली आपने जो भी मेडिसिन यूज करनी है प्रिस्क्रिप्शन के बेसिस पे करनी है, फिजिशियन या फार्मासिस्ट के रिकमेंडेशन पे करनी है। और अगर आप कोई ऑलरेडी रिकमेंडेड है तो आप ये क्रीम्स और जो है टैबलेट्स किस तरह से यूज करने, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। निलस्टैट ड्रॉप्स किस तरह से यूज करना है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। कीटोकोनाजोल शैम्पू किस तरह से यूज किया जा सकता है, ये सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है पेशेंट्स के लिए, क्योंकि उनको राइट मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऑल फॉर टुडे, अंटिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज।